सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, महफूज रखे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको कौसर यानी बहुत ज़्यादा भलाई अता फरमाई है, तो अपने परवरदिगार के लिए नमाज पढ़ा करो और कुर्बानी किया करो। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा दुश्मन ही बेनाम रहेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी पहले इंट्रोडक्शन हो जाए जी। सर अस्सलाम वालेकुम सर, वाजिद अली शाह सर, स्पेशल सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन सर। अस्सलाम वालेकुम सर, हसीब हसन, डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट विंग, स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। फ्रॉम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट। सर सरफराज अहमद फ्रॉम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट सर। अच्छा, मैं हाउस को ये अप्राइज कर दूं जी कि सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ जो थे सीएम साहिबा की तरफ से मुझे आई थी, इंटीमेशन किया गया था उन्होंने, चूँकि वो मेरे ख्याल में सरगोदा उनका को था, तो इस वजह से वो सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ उधर गए हुए हैं। तो वो हाँ डेफिनेटली फिर सीएम साहिबा का था, तो वो इस वजह से मैंने कहा मैं हाउस को बता। वैसे ये एक्सप्लेनेशन डिपार्टमेंट को देनी चाहिए, उसके बाद हमें डिस्कस। मुझे डायरेक्ट चूँकि प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने रब्ता किया तो मैंने कहा ठीक है। हमें इस पे इतराज़ नहीं है, लेकिन है वैसे डिपार्टमेंट ही एक्सप्लेन। नहीं, जब चेयर को इंटीमेशन आ जाती है और चेयर एग्री करता है, देन मेरे ख्याल में डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। इस पे इतराज़ नहीं है, ये तो डेफिनेटली। ऑडिट ज़रा ये जो पैरे हैं बता दें, जो पहले आपके जो आपने जी सर रिकमेंड किए हुए हैं, ताकि सर इसकी थोड़ी मैं समरी बता दूं। पिछली मीटिंग हुई थी, उसके बाद आपकी कोई डायरेक्शन थी। ये सर 2022 की रिपोर्ट है, स्पेशलाइज्ड हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की रिपोर्ट है सर। इसमें सर जो हमने बाद में आपकी डायरेक्शन के बाद वेरिफिकेशन की है और फ्रेश रिकवरी भी बहुत ज़्यादा हुई है। महकमे की अच्छी प्रोग्रेस है सर। रिकवरी हुई 131 मिलियन की मजीद रिकवरी हुई है, जो कि हमने वेरीफाई की है 13 करोड़ रुपए की सर। और सर 104 PDPs जो थे उसमें से रिकवरी हमने पॉइंट आउट की है, और कुछ रिकवरी की बेसिस पे हमने PDP जो हैं सर रिकमेंड किए हैं फॉर सेटलमेंट। सर उनकी तादाद है 17 ऐसे पैरे हैं जो कि शुरू में आपको नज़र आ रहे हैं सर। ये हमने रिकमेंड किए हैं फॉर सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी और क्लैरिफिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट सर। ये जितने पैराज हैं ये अगर कह रहे हैं तो इस पे टाइम ज़ाया करने की बजाय आगे चलें। ये मेरे ख्याल मैंने भी देखे 51 परमिशन ऑफ द चेयर। जी जी, मैं ऑडिट डिपार्टमेंट वालों से पूछता हूँ कि ये इन्होंने हमारा भी टाइम दिया, ज़ाया किया है, एक्सचेकर पर भी बोझ डाला है। ये अब इन्होंने रिकनसाइल अगर किया है डिपार्टमेंट के साथ 2022 के पहले, तो ये पहले क्यों नहीं किए आपने ये क्यों हाईलाइट किए? अगर ये प्रोसीजरल इशू था या इसके अंदर कोई जो है वो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड थी, तो ये आपकी नेग्लिजेंस है, आपने क्यों नहीं ये किए? सर ये सिर्फ ये रिकन्सलेशन नहीं हुई है, फ्रेश रिकवरी हुई है और रिकवरी के बाद वेरिफिकेशन हुई है। नहीं, फ्रेश रिकवरी कब हुई है? सर ये विद इन 2 वीक्स पिछले माह में रिकवरी हुई है, दिसंबर 2024। नहीं, सिर्फ ये रिकवरी की वजह से सेटल हुए हैं, ये प्रोसीजरल इश्यूज की वजह से? इसमें से 11 ऐसे पैरे हैं जो 17 में से जो रिकवरी की बेसिस पे सेटल हुए। बाकी सर महकमे की क्लैरिफिकेशन और प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड की बेसिस पे। नहीं, प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड वो पहले क्यों नहीं हुआ? सर ये तो महकमा बता सकता है ना। नहीं, महकमा नहीं, आप उसके लिए आप
अब आप भी जवाब दें ना। जी सर बिल्कुल, हम तो रिक्वेजिशन करते हैं रिकॉर्ड की सर कि आप रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दें, फिर रिमाइंडर्स देखिए देते ना, हैं। इतनी बड़ी बुक किताब आपने बना के भेजी हुई, अब 17 आपने सेटल कर लिए, तो ये आप पहले भी कर सकते थे। 2022 की जो है रिकवरी वो अब आप कर रहे हैं। जी सर, महकमे ने करनी है, वेरीफाई हमने करनी है सर। महकमे ने तो करनी है, लेकिन आप भी उसके ऊपर जी सर, उतने जिम्मेदार हैं। जी सर, जो उनकी हो चुकी है इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे आइंदा के बेहतर अपडेटेड रिकवरी है। लेकिन सर ये जो चेयरमैन पीएसी और सर आपकी डायरेक्शन थी, इसकी बेसिस पे आप ये देखेंगे 13 करोड़ रुपए रिकवर हुए एक मंथ में और वेरीफाई भी हुए हैं सर। नहीं, लेकिन ये ऑडिट डिपार्टमेंट की नहीं, ये- लेग्जिटी है, ऑडिट डिपार्टमेंट का जो है ये वैसे- नेग्लिजेंस है, और ये ऑडिट डिपार्टमेंट जो है वो अपना प्रॉपर काम नहीं कर रहा। देखे ना, हमारी इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है 1 महीने के अंदर सारा काम हो गया, और 2022 से जो है इसका मतलब है कि आपका महकमा अपने आप कोई काम नहीं करता है। हमारी डायरेक्शन की जरूरत ऑडिट है के आपको। पास इख्तियारात सिर्फ और सिर्फ रिकवरी कहने के हैं। हमारे पास ना तो एफआईआर के इख्तियारात हैं और ना ही हमको ज़बरदस्ती रिकवरी करवाते हैं सर। सर इसमें इसमें गुजारिश ये है कि मेम साहब इसमें रिकवरी ऑडिट पैरे वालों का या ऑडिट का काम है कि वो पॉइंट आउट करे, ऑडिट पैरा बन गया, बाकी तमाम काम जो है वो डिपार्टमेंट ने करना है, रिकवरी भी उसने करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो भी डिपार्टमेंट ने ऑडिट वालों को मुहैया करने हैं, उसके बाद सेटल होते हैं। एक बात मैंने जो अभी इनमें देखी है कि जो लेट है डिलीवरी है, उसमें जो पेनल्टी की जो आप उस पर पेनल्टी डालते हैं उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। मैं देखा है, फिर आपने कुछ सेटल भी किया है, तो ये जो पेनल्टी है ये रिकमेंड ऑडिट करता है या डिपार्टमेंट करता है? सर थैंक यू वेरी मच सर। थोड़ा सा सर ब्रीफ बैकग्राउंड विद फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ दिस अगस्त फोरम सर। जब लास्ट टाइम सर हमने आपने सर इस मीटिंग को कंडक्ट किया था, 3/12 को हमारी मीटिंग हुई थी सर। उसके फ़ौरन बाद डिपार्टमेंट ने सर जो जितने ड्राफ्ट पैरा में ऑनरेबल फोरम की ऑब्जर्वेशंस थी उन पे प्रोब कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूट की, और आपके पास दोबारा हाज़िर होने से पहले सर उन तमाम ऑडिट पैरास पे एक इनिशियल प्रोब करवा के जो आपकी ऑब्जर्वेशन थी सर इस फोरम की कि उन पे फैक्ट फाइंडिंग करके रिस्पॉन्सिबल्स अगर कोई हैं तो वो फाइंड आउट करके लाएं। सो डिपार्टमेंट ने ये एक्सरसाइज की। फिर उसके बाद सर हमने जो ऑब्जर्वेशंस पिछली दफ़ा डिस्कस हुई थी उन तमाम लाइक पैरास को एक दफ़ा तमाम फॉर्मेशंस के साथ बैठ के दोबारा से डिस्कस किया ताकि हम ऐसे तरीके से इस अगस्त फोरम को असिस्ट कर सकें सर और उनके नए तरीके से जवाब बन सके सर। सिमिलरली सर हमने फिर डीजी ऑडिट से रिक्वेस्ट की। डीजी ऑडिट वाज काइंड इनफ सर, ये हमारी प्री पीएसी मीटिंग्स के दौरान खुद भी तशरीफ लाए एक मीटिंग में, और इनके इंटरेस्ट की वजह से फिर वेरिफिकेशन का प्रोसेस री इनिशिएट किया गया सर, जो इस अगस्त फोरम का मंशा भी था सर। उस रीवेरिफिकेशन एक्सरसाइज के नतीजे में सर काफ़ी बेहतर प्रोग्रेस आई सर। 17 पैरा तो ऑन द फेस ऑफ इट वो हैं जिन पे ऑडिट का, फाइनेंस का और डिपार्टमेंट का इत्तेफाक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसा पैराज हैं सर जिस पे डिपार्टमेंट का कन्विंस्ड है कि सर इस अगस्त फोरम को हम जब असिस्ट करेंगे तो यकीनन सर वो भी लाइकली हैं कि एक बड़ी तादाद जो है वो सेटलमेंट की तरफ जाएगी। सर इस दफ़ा सर आपकी डायरेक्शंस के मुताबिक हमने सर आपने कट ऑफ डेट दी थी हमें सर 3 तारीख फॉर सबमिशन ऑफ वर्किंग पेपर सर। हमने 30 दिसंबर को इस दफ़ा सबमिट करवा दिए थे ताकि किसी किस्म की दुश्वारी ना हो सर मेंबर्स को, ऑनरेबल मेंबर्स को सर। सर कमिंग टू द क्वेश्चन ऑफ सर नवानी साहब जो सर इन्होंने फरमाया सर, उसमें जनरली तो सर ये बिडिंग डॉक्यूमेंट का पार्ट होता है सर। प्रोक्योरिंग एजेंसी रखती है कि अगर कोई लेट डिलीवरी होगी तो उस पे 0.1%, 1% पर डे के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। सो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट कोई सर स्टैंडर्ड रूल डी ऑडिट की तरफ से नहीं है, ये प्रोक्योरिंग एजेंसी अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में बिल्ड करती है सर। सर PC1 का भी पार्ट होता है सर। जब PC1 में प्रोक्योरमेंट आती है सर, PC1 के 2 हिस्से हो सकते हैं ना सर। कोई कैपिटल भी हो सकती है जिसमें इमारत बननी है, और फिर उसके अंदर कोई रेवेन्यू कंपोनेंट भी आ सकता है, कोई प्रोक्योरमेंट करनी है, फर्नीचर है, इक्विपमेंट है, मशीनरी है, उसकी भी जब हम प्रोक्योरमेंट करते हैं तो उसमें भी लेट डिलीवरी चार्जेस होते हैं सर। पैरा चलें जी, इनको तो
इसमें चेयरमैन साहब एक गुजारिश है कि जितनी ये पैराज है, जैसे मियां साहब ने पॉइंट आउट किया कि अगर जिस वक्त ये ऑडिट होता है जाके डिस्ट्रिक्ट में या किसी लेवल पे भी, अगर ये दोनों ऑडिट और डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन हो तो यकीनन आधे से ज़्यादा पैरे जो है वहीं किल हो जाएं और वहीं ये सेटल हो जाए। सिर्फ और सिर्फ उस वक्त ये जैसे इम्पोर्टेंस देनी होती है ना एक दूसरे को या किसी काम को, उसमें फुकदान है या कोई इसमें कमी है। क्योंकि अक्सर मैंने पैरे पढ़े हैं, पिछले दौर में भी पढ़े हैं, अभी भी देखे हैं, सिर्फ एक 2 डॉक्यूमेंट ना आए और उन्होंने डिपार्टमेंट ने बादर नहीं किया और पैरा बन गया। अगर उस वक्त यही काम कर दिया जाए, और मैं ये चाहूँगा कि आइंदा के लिए आपकी तरफ से इस फोरम से डायरेक्शन जाए कि जब ये ऑडिट हो, अगर किसी की डॉक्यूमेंट्स की वजह ना प्रोवाइड करने की वजह से अगर ऑडिट पैरा बनेगा तो फिर ये जो फोरम है उसके लिए उसको पनिश करेगा, उसको सज़ा देगा। अदरवाइज़ अगर इस तरह सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे हो। सर इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा, इसके 2 पहलू हैं। एक तो बिल्कुल मियां साहब की बात को और आपकी बात को हम सेकंड करेंगे, और ये बात इसी तरह ही है कि ये मैं इसको प्रोसीजरल लूप कहूँगा कि इसमें ये हाँ जी प्रोसीजरल लूप। दूसरी बात यह है कि एक एप्रिसिएशन भी ज़रूर है हमारी इस मीटिंग में। हम आज तकरीबन 13 करोड़ रुपया हम रिकवर करके बैठे हैं, तो ये कमेटी की हमारी ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि महकमे ने भी इसमें चलो देर आया तो उस पर दोनों साइडें हम देख के तो इसको हम आगे लेके जाएंगे। और ये बिल्कुल डायरेक्शन है जी, जब अगर छोटे छोटे आपके आपस में कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है ये जनाब तो चेयरमैन जी 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 गुजारिश ये है कि 13 करोड़ रुपया इन्होंने 2022 का अब जो है वो रिकवर किया जी डिपार्टमेंट में। क्या डिपार्टमेंट ने किसी पे लाइबिलिटी फिक्स की कि क्या किसकी ये कोताही थी, किसका ये काम था जो रिकवरी करनी थी और वो रिकवरी नहीं हुई, और वो आज 2-3 साल के बाद रिकवरी हुई है, तो इसका किसी को जिम्मेदार ठहराया है? डिपार्टमेंट से ये पूछ लिया जाए कि क्या उन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिया है इस पे? आप बताएंगे सर थैंक यू वेरी मच सर। ये आपकी डायरेक्शन सर नोटेड सर कि इंशाल्लाह इस कोऑर्डिनेशन को जो ऑडिट का और डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन है इसे मज़ीद इम्प्रूव करेंगे सर, आपकी डायरेक्शंस को बिल्कुल फॉलो करेंगे सर गोइंग फॉरवर्ड सर। सर 2-4 गुजारिशात हैं सर जो यावर ज़मान साहब ने सर सवाल किए सर, उस पर ना सर जो उनकी ऑब्जर्वेशन है सर कि बुनियादी तौर पे सर 3-4 किस्म के इश्यूज़ हैं सर जो इस दफ़ा हाईलाइट हुए जब हम ऑडिट के साथ बैठे, फाइनेंस के साथ बैठे सर। एक इशू है सर कि रिकवरी हो चुकी है, यानी अमाउंट एक इंडिकेट होती है से 3 मिलियन इंडिकेट हुई है, लेकिन डिपार्टमेंट का और फॉर्मेशन का मौक़िफ़ ये था कि ये 3 मिलियन की रिकवरी नहीं बनती, ये 1.5 मिलियन की रिकवरी बनती है, जिनमें से 500 मिलियन ऑलरेडी हो चुकी हुई है और 1000 मिलियन रहती है। जहाँ ऐसी चीज़ निकली है सर कि पार्ट रिकवरी रहती थी और वो आज के दिन में रिकवरी हुई, वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की गई है सर। जहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस था या इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था बिटवीन द ऑडिट एंड द डिपार्टमेंट, वहाँ पे सर नेसेसरी क्लैरिफिकेशन ले ली गई फाइनेंस से, मुतलका एजेंसी से, जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ऑडिट का मौक़िफ़ आता है जनरली कि जी सेल्स टैक्स दे दें, जो पार्किंग है उस पर, कैंटीन पे, कैफेटेरिया पे, उस पर डिपार्टमेंट का एक मौक़िफ़ ये था कि जी ये सेल्स टैक्स पार्किंग पे और कैफेटेरिया पे नहीं लगता। इसकी क्लैरिफिकेशन जब मुतलका अथॉरिटी फोरम दे देता है तो फिर ऑडिटर उस चीज़ को मान जाता है, वो फिर अमाउंट रिकवरेबल नहीं रहती सर। एक पैरा के अंदर सर वो कोई क्लोज वो भी आएगा सर जब आप रिव्यू करेंगे सर, तो कोई 8.2 मिलियन की रिकवरी आइडेंटिफाई हुई थी, लेकिन एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसमें जो रिकनसाइल्ड अमाउंट निकली वो कोई 4 लाख की अमाउंट निकली। जनाब चेयरमैन, जैसा ये अभी बता रहे हैं पैरास के हवाले से, लेकिन लास्ट टाइम जो हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी तो उसमें एक इशू था, बड़ा अहम था कि नेशनल मेडिकल कॉलेज के हवाले से पैरास थे, तो उसमें उनके कैंटीन के जो यूनिट थे बिजली के बिलों के, तो वो
यहाँ पे इशू रेज हुआ था कि वो उनको कमर्शलाइज में दे रहे थे, उनको डोमेस्टिक के हवाले से थे, लेकिन जो आपका इदारा है नेशनल मेडिकल कॉलेज वो कमर्शियल के हिसाब से पे कर रहा था। तो उसके हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उसके हवाले से उन्होंने उस पर क्या प्लेंटी डाली है, क्योंकि वो तो सीधा सीधा एक, मैं तो ये समझता हूँ कि वो कोई पैरस वाली तो एक ऑफेंस बनता है उसके हिसाब से। वो मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, मैं उसमें ये है जी कि वो हम कल ये बात मैं, चलो आपने पूछ ली है तो मैं आपको बता दूं, वो हम कल टेकअप कर रहे हैं, लेकिन वो हैं वैसे आखिर में सेक्रेटरी ऑफिस के, और वो आके, लेकिन हम चूँकि पूरे हाउस का ये है कि उसको टेकअप करना चाहिए कि, तो हम कल वो अर्ली टेकअप कर लेंगे जी। वो कल उनका सर विद योर परमिशन सर, अगर जो जवाब दिया है डिपार्टमेंट ने, मैं उससे एग्री करता हूँ कि उसके अंदर बाज़ पैरेस जो है वो प्रोसीजरल हैं, बाज़ उनकी जो है वो कागजात का लेन देन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा है कि उन्होंने कुछ ऐसे पैरास जिनके अंदर रिकवरी नहीं हुई थी, उन्होंने लायबिलिटी फिक्स की है अपने सबॉर्डिनेट्स के ऊपर। तो वो ज़रा बयान फरमा देंगे किस किस पे की है उन्होंने लायबिलिटी फिक्स। वो जिन पे लायबिलिटीज फिक्स हुई हैं वो आप उनकी और उन्हें तफसील क्या पनिशमेंट दी है हमें ज़रा उससे आगाही फरमा दें। कमेटी को अगर भिजवा दें जी। सर, मेरा ख्याल है इनके पास होंगी जी, आज ही भिजवानी कहाँ से है। थैंक यू वेरी मच जी। सर, चेयर की इजाज़त के साथ ये जो मेरी नज़र से गुजरा है ना जी, थोड़ा सा अगर मेम्बर्स को रिफ़्रेश करें ना, तो लास्ट हमारी मीटिंग 3/12 को हुई थी, और इस कुछ पैरास ऐसे थे जिनमें प्रोसीजरल फॉल्ट्स थे या छोटे छोटे इश्यूज़ पे ऑडिट वाले के इनके एतराज़ात थे। तो कमेटी की तरफ से 3 तारीख का टाइम दिया गया था। सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट वो खुद आए और उन्होंने कमिट करके ना, देखिए एक लिहाज से तो हमें डिपार्टमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो इस अगस्त कोर्ट के सामने वो कमिटमेंट करके गए उसमें से बहुत अच्छा काम करके आए। इन पैराज में से वो नहीं है जो मेरे भाई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं ना, वो जो सेटल हुए हैं पैरा, वो तो माइनर नेचर के ना। तो ऑनरेबल चेयर ने ही डायरेक्शन दी थी कि ये आप दोबारा बैठें, ऑडिटर साहब बैठ जाएं, डिपार्टमेंट बैठ जाए, और यहाँ पे फिर सेक्रेटरी साहब भी कमिट करके गए थे। ये जिस तरह भी निश्तर वाला रबेरा साहब ने बात की है, वो इन सेटल वाले मामलात में नहीं है। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें मेरी गुजारिश ये है कि भाई सर चीज़ें मिक्सअप हो रही हैं, अगर ये स्टार्ट कर लेना तो फिर मिक्सअप हो रही है, 1 बाय 1 हम देख लेंगे। बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उस पे लायबिलिटी फिक्स की, डिपार्टमेंट इसको एक्नॉलेज कर रहा है कि उसने बॉडी नेग्लिजेंस हुई है, उन पे लायबिलिटी फिक्स की है। तो मैं तो सिर्फ उनको कहता हूँ कि हाउस को अप्राइज कर दे कि वो किस लेवल के जो है ऑफिसर्स थे जिन पर लायबिलिटी फिक्स हुई है और क्या लायबिलिटी फिक्स हुई है। मेरी तो इतनी सबमिशन है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी चच्चर साहब आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, 1 महीने के अंदर करना चाहिए था, वो उन्होंने आज हमारी डायरेक्शन के ऊपर 1 महीने में कर दिया। दैट मीन्स कि उनके पास कैपेबिलिटी भी है, उनके पास इसकी सलाहियत भी है, लेकिन चूँकि वो शायद गवर्नमेंट एक्सचेकर को कोई इतनी अहमियत नहीं देते, तो उन्होंने आज हमारी डायरेक्शन के ऊपर कर दी है। भाई हम उनके बहुत मेहरबान हैं, मेहरबानी उनकी अदा करते हैं, और आप जिस तरह भी उनको
कोई तमगा इम्तियाज देना चाहते हैं, हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। सर ये सबमिशन सर ये सर सर इसमें जनाब thank you very much जी, मैं आपसे मियां साहब। रिक्वेस्ट करूंगा कि उन लोगों के लाइबिलिटी और जो सजाएं दी और किस लेवल के लोगों को दी हैं वो जरा उसको प्राइस कर दें। सर मेरी गुजारिश सर मैं इसमें क्योंकि बाय नेम है, मैं तो एक मिनट मियां साहब गल तक कर, मैं मियां साहब के इंतहाई खूबसूरत अल्फाज का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बड़ी मेहरबानी, मेरे बड़े हैं जी, हमारे सीनियर हैं मियां साहब। अब गुजारिश ये है, ये टोटल वेस्टेज ऑफ टाइम है, हम एजेंडे पे स्टार्ट होना है जी, जहाँ पे जिस दोस्त को इतराज होगा बात कर ले। मेरी इसमें हमें सिर्फ एतराज ये है, मुमकिन है कि इस बंदे में से आप वन बाय वन कर सकते नहीं सर मैं तो जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पर अपना नुक्ता नज़र बयान किया है, मैं तो उसे कह रहा हूँ कि प्राइस कर दें। अच्छा आप मेरी अगर आप सम अप कर दूं, मैं अगर इजाजत हो मेरी गुजारिश सर, गुजारिश मेरी ये है कि छच्छर साहब ने कहा है कि वेस्टेज ऑफ टाइम, एक की क्वेश्चन देख लें कि उसमें कोई ऐसी बात हो, मैंने कहा जो पेनल्टी का मैंने रेज किया भाई इसका प्रोसीजर क्या है, या मैंने एक इतराज़ किया भाई उसकी परसेंटेज ज़्यादा है। दूसरी गुजारिश है कि मैंने ये गुजारिश की कि ये तो तरीक़ाकार है जिसमें आज ये सेटल हो रहे हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन की वजह से उसको क्यों नहीं अहमियत दी जाती जब ये ऑडिट होता है। हाँ जी, मतलब इसमें कोई वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं है और इसी मुतल्लिका जो एजेंडा है उसके बारे में है। अगर किसी अगर मतलब हम डिपार्टमेंट के मशहूर हैं कि उन्होंने 2022 का मेरा ख्याल है हमें छच्छर साहब को एज ए स्पोक्समैन ऑफ द डिपार्टमेंट डिक्लेयर कर देना चाहिए और उनके नुक्ता नज़र से मेरा ख्याल है इत्तेफाक राय कर लेना चाहिए। अगेन मियां साहब का थैंक यू वेरी मच सर। लास्ट वर्ड, गुजारिश है एक ऑनरेबल चेयर की तरफ से और इस हाउस की तरफ से एक डायरेक्शन पास हुई है कि ये सीक्वेंस से चलेगा। मेरा कहना ये है कि सर पिक एंड चूज वाला, ये जितने क्वेश्चन हैं जो मैंने किए हैं, मियां साहब ने किए हैं, मेरे ऑनरेबल सीनियर सईद अकबर साहब ने किए हैं, इज़ इट पॉसिबल कि अगर वही जो एक डायरेक्शन इस हाउस की तरफ से पास हुई है कि पिक एंड चूज नहीं होगा, एक सीक्वेंस से हम लगेंगे, मैं कहता हूं कि वो जो डायरेक्शन है उस पर अमल करके स्टार्ट करना। थैंक सर इसमें मैं चेयर की इजाज़त से ऑनरेबल हाउस से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर काइंडली एक आदमी अगर अपना पॉइंट रेज कर दे, उसको अपना क्वेश्चन रेज करे, उसका आंसर मिल जाए तो रिपीटली वो दोबारा, क्योंकि हाउस के बहुत सारे मेम्बरान हैं, हर बंदा पढ़ के आता है, हर बंदा पढ़ा लिखा है। सर इसमें मैं निवानी साहब की बात को सेकंड करूंगा, उन्होंने जो रेलिवेंट क्वेश्चन थे वो पूछ लिए हैं और उनका जवाब भी आ गया है, तो इसमें वेस्टेज ऑफ टाइम की बात नहीं है। ये बात ठीक है, हम लोग भी पढ़ के आते हैं, अगर महकमा बैठ जाता है तो कोई बात नहीं, अगर उन्होंने सेटल का कहा है तो सर सेटल कर दिए जाए, कोई मसला नहीं है। आप जी जो ऑब्जर्वेशन है ना मियां साहब की, उसको भी दूर करें, तो आप उनको पूरी लिस्ट दें कि किस किस बंदे को आपने किस किस सबॉर्डिनेट को पूरे हाउस में ये सर्कुलेट कर देंगे। और अब हम नेक्स्ट जाते हैं 52 पे, वो लिस्ट हमें मिलनी चाहिए जी ताकि कमेटी अप्रेज हो जाए। 52 you must be having that list. सर मैं वैसे तो ज़बानी अर्ज कर सकता हूँ सर। सर ज़बानी फिर थोड़ा सा चेयर ने ऑब्जर्व किया सर, पूरी लिस्ट सर्कुलेट कर देंगे सर। अच्छा अगर मियां साहब अगर वो हमें दे दें नहीं ठीक है, इट्स ऑलराइट। जी अब 52 जी सर, पेज नंबर 52 है सर। सर ये पैरा सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर का पैरा सर 19.4.3.13 नॉन रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर। सर ये पार्किंग स्टैंड की मद में रिकवरेबल अमाउंट थी 4.7 मिलियन और वो काफ़ी अर्से से पेंडिंग थी, 2 साल से। अभी जो रिसेंट से प्रोग्रेस है उसमें सर CDR जो है सर इन्होंने फोरफीट कर ली है सर, और वो अमाउंट बनती है सर 12,70,500 रुपये की CDR फोरफीट करके इन्होंने ऑडिट से वेरीफाई कराई है सर। 2.3 मिलियन की रिकवरी स्टिल पेंडिंग है सर अभी कॉन्ट्रैक्टर से। ये 2021 से ये जो मैं समझ रहा हूँ, ये
2021 का केस है जी, और ब्लैक लिस्ट का अमल जो शुरू किया गया है वो गालबन 21 दिसंबर को किया गया है जी। तो इसमें इतना क्यों लेट हुआ है? अब देखिए ये तो मेरे ख्याल में फिर वो हमारे नोटिस के बाद ही सारा काम शुरू हुआ। सर ऑनरेबल चेयर्स की जो ऑब्जर्वेशन हैं सर वो वेल नोटेड सर। असल में हुआ ये कि इन्होंने ब्लैक लिस्टिंग से पहले की तमाम प्रोसीडिंग्स जो है उसे नोटिस सर्व करने की, बुलाने की, वो चूँकि पार्किंग का बिजनेस यहाँ से छोड़ चुका हुआ है सर, इस वजह से उससे ये रिकवर हो नहीं सका। नेवरदलेस सर इन्होंने शॉर्ट ऑफ ब्लैक लिस्टिंग जो प्रोसीजर था वो तकरीबन पूरा किया सर, और अब ब्लैक लिस्टिंग इन्होंने इनिशिएट कर दी। एट द सेम टाइम सर इसमें जो CDR थी, जैसे DG साहब ने फरमाया सर, वो जब्त कर ली, इसकी CDR वो रिकवरी में एडजस्ट की, और जो रिमेनिंग रिकवरी सर जैसे DG साहब फरमा रहे हैं उसकी इफ़ेक्ट करने के लिए सर इसको एज एरियर्स ऑफ लैंड एवेन्यू रिकवरी कराने के लिए DC साहब को, DC लाहौर को रेफ़र कर दिया सर। सो होपफुली सर ये ब्लैक लिस्ट इन ए वीक टाइम सर, जैसे ही टाइम मैच्योर होता है, पेपरा पे जो अपलोड किया हुआ है, प्रोसेस इनिशिएट किया है, वो होता है मैच्योर, तो ब्लैक लिस्ट भी हो जाएगा सर। और विद योर परमिशन सर, ये कॉन्ट्रैक्टर जो है 2021 में था सर, तो ये कब तक हमारे यहाँ काम करता रहा है? सर ये 2021-22 का कॉन्ट्रैक्ट था सर, जो कि ये काम करता रहा है टिल नहीं, ये आप 1 साल के लिए देते हैं कॉन्ट्रैक्ट कितने? जी सर 1 साल। मैं तो ये उसके बाद कब तक करता रहा काम? सर 2/12/2021 से इसका कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ था सर। हाँ जी, सॉरी 2/12/2021 को इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ सर। नहीं ख़त्म हुआ, उसके बाद दोबारा इसे एलोकेट हुआ? नहीं सर, इसे दोबारा एलोकेट नहीं हुआ, दोबारा किसी और पार्टी को एलोकेट हुआ? इस मेरा एक क्वेश्चन है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके साथ ये एग्रीमेंट होता है कि हर मंथली पे वो अपनी एक इंस्टॉलमेंट जमा कराएगा, मतलब इसमें सर शेड्यूल दे देते हैं 3 महीने का शुरू में ही, जिस वक्त ये बोली होती है ना कि जी आप एडवांस इतना देंगे, को 1/3 या 1/4 एडवांस दे देंगे, उसके बाद 3-3 महीने का, 4-4 महीने का शेड्यूल दे देते हैं कि जी आप अगर 3 महीने का है तो उसके बाद पूरी एक उसमें उसका पूरा एक शेड्यूल दिया जाता है कि इतना एडवांस देगा, इतने महीनों के बाद ये फला इतनी इंस्टॉलमेंट इसकी पे करेगा। अब जो आपने ये लिखा है, एक सुने मेरे को, मियां साहब मेरे क्वेश्चन करने थे। तो उसमें आपने ये देखा कि जब 3 महीने की इंस्टॉलमेंट के 3 महीने के बाद उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं दी या उसमें से उसने कम पैसे जमा कराए, तो उस वक्त साथ उसका एक एक्शन भी होता है और उसके साथ उसके साथ नेगोशिएट करते हैं और वो रिकवरी करते हैं। मेरी समझ से ये बाहर है कि एक तसलसल के साथ एक पेमेंट आनी है, वो यकमुश्त नहीं आनी, और उसी कारोबार से उसने देनी है, फिर ये रिकवरी क्यों बनती है और क्यों उस वक्त उसके साथ इस तरह का रवैया है कि उस वक्त रिकवरी बनी? आया इस पे भी कोई डिपार्टमेंट का जवाब है कि क्यों रिकवरी बनी, और रिकवर होगी नहीं होगी वो तो बात की बात है। इस पे तो मेरा क्वेश्चन और ऑब्जेक्शन है कि ये बनी क्यों, जब उसने हर 3 महीने के बाद इंस्टॉलमेंट देनी थी और 1 साल के बाद उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी में उनकी अमाउंट उन्होंने कैलकुलेट करके पूरी करनी थी, तो फिर किस वजह से उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कराई और फिर वो कंटिन्यू भी करता रहा, काम भी करता रहा और रिकवरी भी बन गई? सिक्योरिटी होती है उनकी, तो उससे पूरे कर लिए जाते हैं। नहीं लेकिन नहीं, नवानी साहब का क्वेश्चन बड़ा वैलिड है सर। गुजारिश ये है कि भी हर कॉन्ट्रैक्ट की ना ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और ख़ास तौर पे ये जो पार्किंग वाला या इस तरह का, तो ये बड़ी वैलिड बात की है नवानी साहब ने। तो फिर ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि डिपार्टमेंट के कुछ एलिमेंट्स ज़रूर फेवरेबल होंगे जो उस कॉन्ट्रैक्ट को उन्होंने
यानी उस पर अमल नहीं हुआ होगा और इसीलिए ये रिकवरी वाला प्रोसीजर हुआ है। तो इस पे भी कोई आपने देखा है कि भी क्यों नहीं वो कॉन्टेक्ट हो सका और चचर साहब ये कोई ऐसा सेंसिटिव भी नहीं है कि अगर वो छोड़ जाएगा तो काम नहीं चलेगा, वैसी बात ही नहीं। और सर इसमें अक्सर कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि 3-3 माह की इंस्टॉलमेंट्स होती हैं। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर एक इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो फिर डिपार्टमेंट तो उसके पीछे भाग पड़ता है। देखे ना, अब ये 2021 अच्छा सर, ये हो रही है कि विद योर परमिशन सर, ये एमडी पेपरा बैठे हैं, ये ज़रा हमारी रहनुमाई फरमा सकते हैं? नहीं है जी मियाँ साहब। अच्छा नहीं, जरा ये- फाइनेंस अच्छा फाइनेंस बैठा है जी जी। आज एमडी नहीं पेपरा वाले नहीं आए। अच्छा चलें, बहरहाल गुजारिश ये है जो निवानी साहब ने कहा है वो रिकवरी उस वक्त नहीं हुई, ना उसे उस वक्त ब्लैक लिस्ट किया गया है। ब्लैक लिस्ट आके ये डेट आप पढ़ें, हमारी डायरेक्शन के बाद डिपार्टमेंट को होश आया, नोटिस के बाद हुआ। और उसके बाद 21/12/2024 को ये ब्लैक लिस्ट हुआ है। यानी गवर्नमेंट एक्सचेकर को उसने नुकसान पहुंचाया, उससे वो अपना फ़ायदा उठाता रहा और उसे किसी ने 2021 के अंदर ब्लैक लिस्ट नहीं किया। उसके बाद भी जाहिर है अगर वो इनके कॉलेज के अंदर नहीं तो किसी और जगह पे वो ठेका लेता रहा होगा, उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। तो इस पे ज़रा अप्राइज कर दें हमें स्पेशल सेक्रेटरी साहब। With the permission of the chairperson, I would like to address additional secretary. सर ये काफ़ी ज़्यादा जो issues आ रहे हैं जो मैंने देखा है सिर्फ इस पैरा में नहीं है, ये सिम्स लाहौर का है, इसके अलावा मुल्तान की भी देखेंगे, चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर भी वहाँ पे SDAC की मीटिंग्स ही नहीं हो रही। क्योंकि इसकी मीटिंग्स नहीं हो रही इस वजह से डिले आ रहा है कि आपने एक्शन क्या लेना है, महकमे ने कंपनी को ब्लैक लिस्ट करना है या फिर उसको पीनलाइज करना है। तो जब तक आप ये SDAC की मीटिंग्स को जो पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे, ये महकमे की जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव नहीं कर सकती। तो इस पे आप प्लीज़ ज़रा उसको कमेटी को अप्राइज कीजिए। सर इसमें जो मेरी राय है ना जी, अब ना जी निमानी साहब, इसमें मेरी मैं इसमें डायरेक्शन चाह के आगे चलें। ये जी आप हॉस्पिटल नहीं, आपका कोई सीनियर ऑफिसर इसकी इंक्वायरी करे, डिलेइंग इंक्वायरी हो कि डिले किस लिए हुआ, क्या उस वक्त किसी को कोई सज़ा दी गई, ये भी रिपोर्ट आप कमेटी को दें और ब्लैक लिस्ट उसको फ़ौरन किया जाए।
और उसका पता किया जाए कि किसी और जगह पे भी वो इस किस्म के काम तो नहीं कर रहा। अगर वो किसी और जगह काम कर रहा है वो सिक्योरिटी आप, क्योंकि आपकी रिकवरी भी रहती है। मिस्टर चेयरमैन, इसमें मेरी रिक्वेस्ट ये है कि दे शुड फिक्स द रिस्पांसिबिलिटी कि किसकी जी ये 3 साल से देखिए 3 साल पुरानी बात है ना। रिकवरी का कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं हो सकती, तो जिनकी गफलत है रिकवरी उनसे की जाए। नहीं वो डेफिनेटली जब इंक्वायरी महकमा करेगा, वो हॉस्पिटल नहीं करेगा जी। और इस तरह के जो भी इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स हुई है, उन तमाम पैरों की ये इंक्वायरी रिपोर्ट करेंगे, एक की नहीं। उनको भेजें कि ये सर जस्ट फॉर दिस इंफॉर्मेशन ऑफ द अगस्त फोरम सर, आपकी डायरेक्शंस नोटेड सर, ये इंक्वायरी करके हम सब रिपोर्ट सबमिट करेंगे सर, फिक्सिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट विद स्टैंडिंग दिस डायरेक्शन सर जो आपकी हैं सर। सिर्फ इस पे मैं अपडेट कर दूं सर कि इसकी जो ओरिजिनल अमाउंट थी, कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट, जो मोस्ट ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स का क्वेश्चन भी था सर कि उनके गिवन शेड्यूल के मुताबिक दे देनी चाहिए थी, वो डिपॉजिटेड थी सर। ये जो अमाउंट रहती है जिसकी वजह से इसकी ब्लैक लिस्टिंग हुई और जिसकी वजह से एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरफ भी हमें जाना पड़ा सर, वो इसकी एडवांस इनकम टैक्स की अमाउंट है एंड स्टैम्प ड्यूटी की अमाउंट है। सो जो एक्चुअल कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट थी सर वो ऑलरेडी डिपॉजिटेड थी सर। नेवरदलेस सर जो आपकी डायरेक्शंस हैं वो वेल नोटेड सर, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके आपको सबमिट करेंगे। ये सारा आप अपने उसमें लिख देंगे ना। जो भी अमाउंट थी उसकी रिकवरी इस हाउस ने तो नहीं करनी थी, शायद जिस साइड से भी थी। वो कह रहे हैं कि वो इनकम टैक्स से रिलेटेड है। चले सर नहीं, ये फैक्ट्स इंक्वायरी में आ जाएंगे ना। उसका मैं जवाब देता हूँ। जो इनकम टैक्स का है, जिस वक्त आप बिल पे करते हैं या लेते हैं, उसमें इनकम टैक्स उसी वक्त काटा जाता है और उससे उसमें तो और भी ज़्यादा सख्ती है। चलो अगला पैरा नेक्स्ट है सर, ये सर्विसेज का एक ही पैरा था सर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पेज नंबर इज 55 सर। इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ, पैरा नंबर इज 19.4.2.9, अनऑथराइज्ड पेमेंट ऑफ पे अलाउंसेस सर। सर ये एक एम्प्लॉई को उन्होंने वर्ड किया था, जो उसकी मद में रिकवरी पेंडिंग है 3,92,922 की। उसके बाद जो डिपार्टमेंट का रिप्लाई है कि वो एम्प्लॉई जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में जा चुका है और उसने स्टे लिया हुआ है सर। कमल जो है जी सर, ये 3 ही थे सर, बेसिकली सर 3 ही एम्प्लॉयज़ थे। एक अरूज कमल थी और आमिर नज़ीर थी और अनीला कमल थे सर। सर इन बाकियों की तो रिकवरी हो चुकी है सर और वो रिकॉर्ड वेरीफाई भी कर लिया सर डीजी ऑडिट साहब ने। जो एक हैं सर, ये मैटर सब जुडिस है अरूज कमल का सर, इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया है सर ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट से सर। हम परसू करेंगे सर इंशाल्लाह, इस केस को कंटेस्ट करेंगे सर कोर्ट में। मेरा ख्याल है इस पे कंटेस्ट क्या करना है, अब ये सब जुडिस है। हाँ जी, ये तो वैसे तो इसको पैसे पहले ज़्यादा क्यों दे दिए गए, ये एक सवाल बनता है, लेकिन चलें बहरहाल अपॉइंटिंग अथॉरिटी का भी है तो सही फॉल्ट है जी। को कोर्ट में कंटेस्ट करना चाहिए केस का। नहीं जी, चलो आगे चलें सर, आगे पैरे बड़े हैं जी। सर अगला पैरा कौन सा? नेक्स्ट पेज है सर 58 है, इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ का पैरा सर 19.4.10.7 इरेगुलर अपॉइंटमेंट्स। सर ये डेली वेज एम्प्लॉइज, टीचिंग फैकल्टी, ड्राइवर और चौकीदार को अपॉइंट किया गया था विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट। सर इसके बारे में बताता जाऊँ, 30/12/2022 को सर SDAC हुई थी, जिसमें डिसीजन हुआ था कि मैटर को रेगुलाइज करवाया जाएगा फ्रॉम फाइनेंस डिपार्टमेंट। और अभी तक हमें जो रिप्लाई दिया गया है, ये द मैटर इज स्टिल पेंडिंग। फाइनेंस का इस पे क्या मौका? जब सर पैरा तो ऑडिट वाले आपके पास ले आते हैं, फिर वो रेगुलाइज नहीं होता, आपकी डायरेक्शन का फिर वेट करना। नहीं, ये यहाँ से आने से पहले कोई इसकी मूवमेंट हुई है, कोई फाइनेंस से कोई डिपार्टमेंट बताएगा सर उनका पैरा है। सर एक तो सर इंस्ट्रक्शंस हमने ना सर इन कंप्लायंस ऑफ जो भी प्री PAC में सर इससे पहले डिस्कशन हुई सर, इंस्ट्रक्शंस तमाम इंस्टीट्यूशंस को हमने इशू कर दी हैं सर कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ऑन हायरिंग ऑफ कंटिजेंट पेड स्टाफ और सिमिलरली ऑन हायरिंग ऑफ विजिटिंग फैकल्टी सर, उसको रिलीजियसली फॉलो किया जाए गोइंग फॉरवर्ड सर। इसका सर एक प्रोब करवाया था कमेटी ने सर, और उसके बाद सर हमारी तो सबमिशन ये है सर कि उस प्रोब की रोशनी में इसकी रेगुलराइजेशन की अगर ऑनरेबल फोरम ये समझता है सर तो रेफर कर दिया जाए सर। नहीं, ये सर रेगुलराइजेशन जो है तो वो आपने करा कमेटी दिया के है कंधे पे रख के क्यों हो रही है सर?
फाइनेंस क्या? से, हाँ, फाइनेंस से। हाँ, फाइनेंस जरा बताएं जी। फाइनेंस वालों का काम नहीं है, उन्होंने रिकमेंड करनी है, इन्होंने रेगुलाइज करनी है। उनका एक मिनट बात सुन, इस स्टेज पे फाइनेंस के पास आती है तो क्या करते हैं जी फाइनेंस? सर इससे पहले कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की आ चुकी है 2022 से पहले की 21 के अंदर कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सर 2021 में आ चुकी है कि एडवर्टीजमेंट के बाद ये पोस्टें रखी जाएंगी। डिपार्टमेंट ने उसको मेरा फॉलो नहीं किया एडवर्ट टेंडर। इसमें जितने भी मुलाजिम चारम के हैं, ये डेली वेजेस वाले हैं। डेली वेजेस हैं। ओ यार इन बेचारों को क्या करना है। सर ये देखे ना उन्होंने ये तो डिपार्टमेंटल इशू है ना जी, उन बेचारों का तो कोई मामला नहीं है, उन्होंने तो काम किया, उसकी जो है वो ले ली। अगर अनॉमली है तो ऑन पार्ट ऑफ द डिपार्टमेंट है तो इसको मेरा ख्याल है जाने कर दें जी, रेगुलाइज कर दें। छोटे मुलाजिम हैं जी ये। नेक्स्ट सर पेज नंबर 61 है, पैरा इज 19.4.17.3 नॉन डिपॉजिट और रिसीट्स इनटू पीएलए ट्रेजरी। सर ये बेसिकली अनऑथराइज यूटिलाइजेशन ऑफ स्टूडेंट फंड का है। स्टूडेंट फंड में से इन्होंने इंसेंटिव अलाउंस दिया गया था कुछ एम्प्लॉइज़ को विदाउट ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। यहाँ पे ये दे सकते हैं जी? सर नहीं दे सकते, रेगुलरिटी की है। सर इसमें सबमिशन ये है सर कि डिपार्टमेंट ने ना सर सर इसमें रिक्वेस्ट ये है सर कि डिपार्टमेंट ने सर इंस्ट्रक्शंस इशू की थी आफ्टर सीकिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। समरी पे सर ये इजाज़त ली गई थी और समरी रूट की गई जिस वक्त डिपार्टमेंट ने ये प्रपोज़ल इनिशिएट की थी कि इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, तो वो फाइनेंस के ज़रिए से ये रूट हुई थी फॉर द ऑर्डर्स ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एंड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द चीफ मिनिस्टर डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन किया, जिस नोटिफिकेशन की लाइट में सर ये इंसेंटिव दिया गया सर। और इस इंसेंटिव की जो कॉज समरी है या जो बेसिक चीज़ है सर, वो समरी की नोटिफिकेशन या जो समरी की फाइंडिंग है सर या पेज जो है वो शेयर किया था हमने ऑडिट से। इसमें मेरी सबमिशन होगी सर, अगर डीजी ऑडिट इसमें हमारी कोई हमें एनलाइटन कर दें सर, क्योंकि ये तमाम प्रोसेस जो है वो इंस्टीट्यूशन के लेवल पे नहीं हुआ सर। इसमें मेरी एक गुजारिश है कि इसमें से इसमें मेरी गुजारिश है कि जब उस वक्त कोई फाइनेंस वालों ने ऑब्जेक्शन किया जब ये इंसेंटिव का समरी रिमूव हुई, ये समरी असल में सब्जेक्ट क्या है, फाइनेंस वाले कहते हैं कि ये गलत हेड से पैसे रिलीज किए गए। हेड से नहीं सर, अगर इनके पास समरी है अभी वेरीफाई करवा दीजिए, क्योंकि अगर ये समरी आपने दिखाई होती तो पैरा लगना ही नहीं था। ये समरी है जी हमारे पास, समरी मौजूद है, वो ऑडिट को भी दिखाई गई थी सर। इसमें अगर उस वक्त फाइनेंस वालों की अप्रूवल है और ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर तो क्योंकि कैबिनेट ने उसको अप्रूव किया चीफ मिनिस्टर लेवल पे, फिर उस पर कोई इस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं बनता और ये सारे वेरीफाई करके अभी दिखा दीजिए। डिपार्टमेंट नहीं सर, बिल्कुल सही है जो आप फरमा रहे हैं, बिल्कुल है कि नहीं। जब समरी मूव हुई उस वक्त इन्होंने अगर ऑब्जेक्शन किया और चीज़ नहीं, प्रोसीजर भी नहीं बनता, प्रोसीजर अडॉप्ट हुआ है सर। ये चीज़ें जो प्री पीएससी हुई पीएसयू उसमें ये नहीं दिखाई गई सर, ये दिखाई गई हैं, लेकिन वो चूंकि ना ऑडिट की भी कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं ना सर। पीएससीज दिसंबर से चल रही हैं सर, इनकी वेरिफिकेशन की टीम भी बड़ी ऑक्यूपाइड थी सर। आ रही मुझे हाँ जी ऑडिट। अच्छा सर, अप्रूवल कोई नज़र नहीं आ रही है ऑडिट से वेरिफिकेशन के लिए। आप बेशक इसे सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ ऑडिट रख लें, क्योंकि इस वक्त जो दिखा रहे हैं उसमें मुझे सीएम की अप्रूवल नज़र नहीं आई। तो कहते हैं सीएम की अप्रूवल नहीं, बहरहाल ये ऑडिट और इन्हें दे दें जी ताकि ये सर ये मैं आपको अप्राइज करना चाहता हूँ कि एज़ पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एसएनजीटी का लेटर है जिसमें कहा गया है कि हेल्थ डिपार्टमेंट इज़ नॉट एम्पावर्ड टू अलाउ 35% एज स्टाफ इंसेंटिव अलाउंस टू ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ इंस्टीट्यूशन विदाउट कॉन्फ्रेंस अप्रूवल ऑफ द फाइनेंस डिपार्टमेंट एज नोटिफाइड बाय द एफडी। हम अगर इसके अगेंस्ट सर कोई चीज़ आई तो हम जरूर वेरीफाई करेंगे इसमें। तो चीज़ में इसमें सब्जेक्ट टू अप्रूवल ये कर देना जी, ऑडिट के साथ आप बैठ जाएं सर। ठीक
वेरिफिकेशन जी, हाँ जी, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन फॉर अप्रूवल। सर नेक्स्ट है साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल, पेज नंबर इज 65 सर। साहिवाल से कोई आया है आदमी, रिप्रेजेंटेटिव आया है? जी सर, प्रिंसिपल साहिवाल मेडिकल कॉलेज। अच्छा, ऑनरेबल प्रिंसिपल इज हियर। ये ज़रा नाम बता देंगे प्रिंसिपल साहब? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद इमरान हसन खान है, मैं प्रिंसिपल हूँ साहिवाल मेडिकल कॉलेज का। सर ये पैरा नंबर इज 19.4.14.7 नॉन डिपॉजिट और रिसीट्स इनटू पीएलए ट्रेजरी अकाउंट सर। सर इसमें से जो लेटेस्ट प्रोग्रेस है वो ये है कि सर 3.7 मिलियन की रिसीट्स इन्होंने डिपॉजिट करवा दी हैं पीएलए अकाउंट में और उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। द रिमेनिंग इज पेंडिंग सर। नहीं सर 3.7 रिमेनिंग है, बाकी जमा करवा दी है। टोटल 19 मिलियन थी सर तकरीबन। पूरा इतराज़ बता देना, आपका ऑब्जेक्शन क्या? जी सर, सर जितनी भी रिसीट्स होती हैं इनकी इंस्टीट्यूशंस की, इट इज़ रिक्वायर्ड कि वो अपने पीएलए पर्सनल लेजर अकाउंट में डिपॉजिट कराएं इमीडिएटली। ये अमाउंट इन्होंने कमर्शियल अकाउंट्स में रखी हुई थी और पीएलए अकाउंट में डिपॉजिट नहीं करवाई थी। अब ये रिसेंट पैरा बनने के बाद जो लेटेस्ट प्रोग्रेस हमें दिखाई गई है उसमें सर ये है कि 16 मिलियन तकरीबन है उसकी अमाउंट इन्होंने पर्सनल लेजर अकाउंट में डिपॉजिट करवा दी है सर। द रिमेनिंग इज पेंडिंग सर। पहले क्यों रखी हुई थी आपने उसमें? जी सर, ऑडिट की ऑब्जर्वेशन तो दुरुस्त है सर कि जहाँ तक ये पीएलए में रखी जानी चाहिए, ये अमाउंट्स कमर्शियल अकाउंट्स में नहीं रखी जा सकती। लेकिन सर अब चूँकि फाइनेंस से अभी हमारे कोलीग मौजूद हैं सर, वो भी इस हाउस को असिस्ट करेंगे सर कि अब तो फाइनेंस की ये पॉलिसी आ चुकी है सर कि आप जितनी ऐसी एंटिटीज़ जो अपने कमर्शियल अकाउंट मेंटेन कर रही हैं सर, वो अपनी एंड ऑफ दी क्लोज ऑफ दी फाइनेंशियल ईयर जितना प्रॉफिट आएगा वो फाइनेंस को सरेंडर करेंगी। सो अगर वो कमर्शियल अकाउंट में रखना गलत ज़रूर है सर, लेकिन इस पे जितना प्रॉफिट अक्रू हुआ होगा मीनवाइल सर वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का प्रोविंशियल कंसोलिडेटेड फंड का पार्ट बन जाएगा सर। कमिंग बैक टू द पैराग्राफ सर, जो ऑब्जर्वेशन है ऑडिट की सर, इसमें बाकी तमाम पैसे 19 मिलियन का ये ऑब्जर्वेशन थी सर, तमाम पैसे सर पीएलए में जमा हो चुके हैं सर। जो 3.7 नहीं जमा हुए जिस पे अभी ऑडिट का ऑब्जेक्शन है सर, वो अमाउंट वो है जो रिफंड होनी है, सिक्योरिटीज़ हैं लोगों की, स्टूडेंट्स की। अगर वो पैसे भी हम पीएलए में रख दें तो वो उन्हें वहाँ से चेक देना बड़ा मुश्किल, एक कमरसम प्रोसेस हो जाएगा सर, जिस वजह से ये हमने कमर्शियल अकाउंट पे रखे हुए हैं। सो मेरी सबमिशन ये होगी सर कि उसमें सिर्फ ये देख लें कि जो उस पे प्रॉफिट आया वो एक्सचेकर में चला गया तो देन इट्स ओके सर। ठीक है सर, वो वैसे जा चुका है सर। ऑनरेबल प्रिंसिपल अपने मुंह से कुछ कहना फरमाएंगे, आप कहना पसंद फरमाएंगे? आप ज़रा बोलें फिर। इसमें चूँकि वैसे ये है कि आप अपने इस अकाउंट में रख नहीं सकते पैसे और ख़र्च भी नहीं कर सकते सर। प्रीवियसली वो कह रहे हैं कि चलें आप रिसेंटली पोजीशन। मैं सर इसमें अगर ऑनरेबल हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए सर ये पढ़ भी देता हूँ सर। ये फाइनेंस डिपार्टमेंट का 23 दिसंबर 2024 का लेटर है सर, जो इन्होंने। लेकिन सर ये इस पे नहीं लागू होगा ना जी? सर ये क्लैरिफिकेशन है ऑफ द अर्लियर इशूड इंस्ट्रक्शन सर। सेक्रेटरी साहब, मैं गुजारिश करूँगा कि आपके पढ़ने से पहले आप खुद फरमा रहे हैं कि इस रिस्पेक्टिव इफेक्ट तो नहीं है ना, ये तो आइंदा के लिए हदायत है ना। मैं सबमिशन कर रहा हूँ, ये क्लैरिफिकेशन है सर, ये इंस्ट्रक्शंस नहीं है। ये यूं समझ लें कि इंस्ट्रक्शंस की फर्दरेंस में क्लैरिफिकेशन अब आई है। प्रिंसिपल साहब पहले बोलेंगे, फिर फाइनेंस साहब ने राय दे देंगे। पहले आप प्रिंसिपल साहब, आप जी। जी सर, ये सिक्योरिटीज़ के पैसे और इसमें तकरीबन 3,000 रुपये सालाना के हिसाब से हर स्टूडेंट से जो फर्स्ट ईयर में ले लिए जाते हैं। ये पिछले 10-11 साल के पैसे हैं, प्लस कुछ और फंड्स वगैरह हैं। हम मेरे पास अभी भी आज भी इसके बारे में एक रिक्वेस्ट आई हुई है कि जो क्लास पास आउट कर चुकी है कि उन्होंने अपना रिफ़ंड करना है, तो ज़ाहिर है हमने तो इसी में से उसको वापस करना है। सो ये बेसिकली सिक्योरिटी है जो रिफंडेबल है। ये प्रिंसिपल साहब, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन मैं इसमें फाइनेंस वालों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप प्रॉफिट लेना जायज़ समझते हैं तो फिर इस अकाउंट में रखना भी जायज़ करार दें।
ये कमर्शियल अकाउंट वो यही है ना कि जुआ खेलना हराम है, जुए से जो प्रॉफिट है वो हम खा लेंगे। तो नहीं, इसको लोगों के पैसे हैं, बच्चों के पैसे हैं, अगर ये सरकारी खजाने में चले गए तो वहाँ से तो उनका बाप भी नहीं निकलवा सकता, वापस नहीं वहाँ से आ सकते। सर ये पीएलए अकाउंट, सर पीएलए हमने इसीलिए खोले हुए हैं कि ये कमर्शियल बैंकों में पैसे नहीं रखेंगे, हमारा पैसा डोनर से आता है और डोनर की रिक्वायरमेंट है कि कमर्शियल अकाउंट नहीं रखने सर किसी सूरत। हमने पीएलए खोल के दिए हुए हैं, ये पीएलए में ले जाएं, वहाँ से चेक काट के जिसको मर्जी दें, कोई हर्ज नहीं है, जिसको मर्जी दे सकते हैं प्रोसीजर के मुताबिक, लेकिन प्लीज़ सर कमर्शियल बैंक अकाउंट में नहीं रखेंगे। ये आपके रूल्स हैं। नहीं, अब शेख साहब गुजारिश ये है, इसके अंदर 2 पॉइंट है। एक तो ये है कि ये प्रोसीजरल प्रॉब्लम है, गलती की है इन्होंने। दूसरा ये है कि प्रॉफिट का क्या फेट है, वो किधर है। और एक मेरा क्वेश्चन भी ऐड कर लें जी, और प्रॉफिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा था वो क्या उस वक्त के बराबर ही था जो आम लोगों को मिल रहे थे, और आपको सारा वो रिकवर हो गया? सर प्रॉफिट पे थोड़ा आप भी सर प्रॉफिट का जो मुझे बताया गया है वो ये कि वो सारा शिफ्ट हो गया था जो पीएलए के अकाउंट थे उसके अंदर। तो इसके अंदर जो ओरिजिनल अमाउंट है वही है। नहीं, उसका वो अमाउंट कितना था जी, वो भी आप बता सकते हैं जी, और वो उस वक्त के हिसाब से परसेंटेज वही थी। चलें ऑडिट वालों को, ऑडिट वाले वो रिसीट्स देख लें, देखने के बाद जो है सर मेरा ख्याल है इन्हें सेटल करना चाहिए जी। मियाँ साहब थोड़ी ख्वाहिश सर साढ़े साहिवाल ठीक है सर, ठीक। प्रिंसिपल साहब ने जब आप मेहरबानी फरमाओ कुछ चलें, सब्जेक्ट टू करके सर कर दिया जाए, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन विद ऑडिट। प्रॉफिट की भी वेरिफिकेशन कर लेना जी ऑडिट उसके साथ जी। हाँ, वो इंक्लूडेड हो गई ना जी, ये सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन कर दिया। अकाउंट्स प्राइवेट अकाउंट्स का सेटल हुआ या नहीं हुआ? Sir, next is Rawalpindi Medical University and Institutions, Rawalpindi. Page number is 68, sir. And the para is 19.4.2.4, unauthorized payment of pay and allowances, sir. ये गवर्नमेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड की गई थी और हाउस रेंट अलाउंस भी दे रहे थे। इसकी सर टोटल रिकवरी बनती थी 3.7 मिलियन। मेजॉरिटी रिकवरी हो गई है सर, सिर्फ 1,33,000 की रिकवरी रह गई है, बाकी हमने वेरीफाई कर ली है सर रिकवरी। मेरा ख्याल है वो भी हो जाएगी। नहीं, आज तो ऑडिट कोई बंदे इतने आए उन्होंने से दो आज नहीं रिकवरी जी, ये तो बताया जाए ये कब से है रिकवरी आपकी सर? ये तो सर बता दें। 3 बुनियादी इंस्टीट्यूट्स हैं सर आरएमयू के साथ जो अलाइड इदारे हैं सर। एक होली फैमिली हॉस्पिटल है सर, एक बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, और तीसरा सर DHQ हॉस्पिटल है सर रावलपिंडी का, जिसे आप रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल रावलपिंडी कहते हैं सर। और एक चौथा जो एंटिटी है सर वो रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी है सर। इसमें सर एक 2 हैं सर मुलाजमीन जिनको सर बियॉन्ड एंटाइटलमेंट ये घर दिए गए थे, जो ऑडिट ने पॉइंट आउट किए सर। होली फैमिली की एक्सटेंट तक वो सारे रिकवर हो गए सर। बेनज़ीर भुट्टो की भी वो 1,33,000 जो अब सेक्रेटरी साहब ये तशरीफ लाया है, लोग उनका इंट्रोडक्शन भी हो जाए और वो अपना जवाब भी दे दें। जी प्लीज़ इंट्रोडक्शन भी करवा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, डॉक्टर ताहिर रिजवी, मेडिकल सुपरिटेंडेंट बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर फरजाना जफ़र, आई एम मेडिकल सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी टीचिंग हॉस्पिटल, जो पहले DHQ हॉस्पिटल। रहमान डायरेक्टर फाइनेंस रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी, रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी से सर। सर वाइस चांसलर सर वो PMDC का विजिट था जो है इसमें हमारा इस वजह से नहीं आ सके, तो डिप्टी रजिस्ट्रार साहब उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं RMU। नहीं, उन्होंने तो फिर इस तरह तो नहीं है ना, आपके तो पहले VC ऐड करते हैं। मैंने इसीलिए तो हाईलाइट किया था कि MS आई तशरीफ़ लाई हैं, तो वहाँ पे VC साहब किधर हैं, लेकिन वो को बता रहे हैं कि VC साहब के किसकी मीटिंग है।
सर पीएमडीसी का विजिट था तो इस वजह से सर नहीं आ ये सके। पीएमडीसी क्या होता है, ज़रा प्राइज कर दें। कौंसिल का सर हमारे देखिए बात यह है जी, किसी का भी विजिट हो, निवानी साहब मैं एक सेकंड सर, मैं सर अर्ज करूंगा, किसी का भी विजिट हो आपको लेटर तो लिखना चाहिए ना। देखना आप तो अहमियत नहीं दे रहे हमें, इस तरह नहीं होता जी। आपके तो पहले मेरा ख्याल है, आप क्या मेरा जवाब ख्याल देंगे? मियां साहब एक सेकंड, मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे कि इसमें आपके पैरे, आपने अपने पैरों की जो भी पैराज हैं उनकी ज़रा नौयत तो देख लें सर। देखें इसमें ये तो नहीं जी काबिल कबूल के हम इधर बैठे हैं और मैं अपना आपको बताऊं कि मैं तो समझें कि काफ़ी तकलीफ़ में इधर बैठा हूं, इसलिए लेट भी हुआ हूँ, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। तो आप इस तरह कैजुअल लें इन चीज़ों को, तो इसमें जी आप डायरेक्शन कमेटी पूरी मेरी तरफ से थे जो शोका जी सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी, ये जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं ना जी, इनको ज़रा डिपार्टमेंट जो है वो आइंदा के लिए डायरेक्शन दे दे कि इन पर्सन आया करें। शायद उन्हें एहसास नहीं है इस ऑगस्ट हाउस की जो अथॉरिटी है उसका, सेंसिटिव भी अथॉरिटी भी जो भी, तो बहरहाल मेरा ख्याल है एक चांस उन्हें दे दें, आइंदा जो है वो फिर हमने एक मेरी गुजारिश है सर, इसमें हमने इनको कोई रोज़ाना हमने इसको ना बुलाते हैं, इन्हीं के सारे किया धरा है जो हम इस वक्त इसको निबेड़ रहे हैं। और ये हमारे ऊपर एहसान लगा के नहीं आते। मैं तो ये तजवीज़ करूँगा कि भाई या इनको शौकात दे या इनकी एक महीने की तनख्वाह काट लें। सर ये हमारी अथॉरिटी है, हम कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम हम अपना काम छोड़ के यहाँ आए बैठे हैं, हमने भी तो अपने इलाकों से अच्छा ये कंसेप्ट जो है ना जी, मैं क्लियर कर दूं, देखें ये बड़ा अजीब सा एक कंसेप्ट मैंने देखा है कि ये जिस तरह कोई आपस में कोई मुकाबला नहीं होता। हम तो आपके लिए बैठे हैं, आपका काम हम कर रहे हैं और आपकी सारी ये सारे काम तो आपके हैं। इसमें आपका ये नहीं होगा, आप खुद नहीं करेंगे, तो अब निवानी साहब की तजवीज़ आ गई है इधर से। नहीं सर मैं गुजारिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है ना उसे ज़रा इंटरवीन करना चाहिए, चूँकि ये प्रोफेसर हजरात होते हैं, मेडिकल के जो है इनका शोबा है, तो इनको ज़्यादा ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो है ज़्यादा इतना मियां साहब इसमें प्रिंसिपल नहीं सर मैं अगर सर ये एमएस हैं, जो वाइस चांसलर लगते हैं वो प्रोफेसर लेवल के आदमी होते हैं। सर निवानी साहब चांसलर लगते हैं, ये कोई मरीज नहीं देखते, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करते हैं, जरा पेशेंस का मुजाहरा करना ये चाहिए। इनके हाथों में होते हैं। मियां साहब हाँ यस यस निवानी साहब इसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बड़ी अच्छी बात की है ऑनरेबल हाउस ने बड़ी अच्छी बात की है। अगर वीसी साहब इतने बिजी हैं, हम लोग, मैं लिया से अभी चला हूँ सुबह और डायरेक्ट यहीं आके ब्रेक लगाई है मैंने 5.5 घंटे की ड्राइव के बाद। सर दिस इज़ नॉट ए वे। मैं आपकी बात को सेकंड करूंगा या शोकास करें या डिस्प्लेयर दें। बिल्कुल सर इस पे मैं बात करना चाहूँ, इजाज़त, चेयर की इजाज़त सर। थैंक यू वेरी मच जी चेयर। सर गुजारिश ये है, मैं किसी भी अपने कोलीग की भाई को डिसएग्री नहीं करता, लेकिन मेरा एक अपना है, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का प्रोसीजर को 6-7 साल बाद शुरू हुआ है, तो इसमें बेशुमार ऐसे भी लोग अपॉइंट हुए हैं जिनको अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के प्रोसीजर का ही आइडिया नहीं है कि भी इसकी अहमियत क्या है। सर नहीं हुई ना सर, मेरा कल नॉट अ सिंगल वन सर, कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं हुई सर 18 सर। तो मैं मियां यावर ज़मान साहब की बात को सेकंड करूंगा कि, और मेरी राय भी इसमें है कि कुछ हल्का सा क्वेश्चन देना चाहिए
ठीक है ना जी। और जिस तरह बाकी दोस्तों ने कहा, जो डिपार्टमेंट है हमें उनसे बात करनी चाहिए कि वो नीचे समझा के बता के लाएं कि ये उनके महतात ही नहीं है, ये ऑटोनमस पार्टी है। मेरी ये राय सर, मेरी इसमें गुजारिश है चच्चर साहब की जो बात है, मेरी बात सर मैं बात करता हूँ सर इसमें एक मिनट सर। गुजारिश है कि चच्चर साहब कर रहे हैं कि जैसे जैसे ये सिस्टम ही बंद रहा है, PAC 1 में काम शायद नहीं हुआ, PAC 2 में भी हुआ, मैं उसका मेंबर था, PAC 3 भी वर्क करती रही। यही लोग पेश होते हैं 2 साल, मतलब हमारे पास 2021-22 के पैरे हैं, उनके पास होंगे 19-20 के। मतलब ये जो सिस्टम था वो अपना काम करता रहा। एक जो थी PAC 1 वो काम नहीं करती, ये लोग पेश होते हैं इनको। दूसरी बात है, जो वाइस चांसलर लगता है वो सारी बातें देख के लगता है, इसने मरीज चेक नहीं करने कि जहाँ ये प्रोफेशनल लोग हैं वहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं जब और प्रोफेसर लेवल के आदमी होते हैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना चाहिए। ऐसे मैं चेयर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अभी हॉस्पिटल से होके आ रहे हैं तो जरा ये इन पे थोड़ा मेहरबानी फरमाएं। नहीं, हॉस्पिटल में हर बंदा जाता है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। निवानी साहब, चच्चर साहब की मैं बात से डिसएग्री करूंगा। ये अमेंडेड रूल्स पढ़े हुए हैं PAC 1 के, आप कहते हैं तो सेक्शन भी पढ़ देता हूँ। ये आपने चच्चर साहब फिर आपने नहीं पढ़े, ये अमेंडेड रूल मेरे सामने नहीं, इन्होंने पास किए हैं। नहीं आपने मेरी सुन सर, पॉइंट ऑफ क्लैरिफिकेशन सर, ये जितने बैठे ना किसी एक ने ये बुक नहीं पढ़ी होगी, ये अभी अमेंड हुए हैं सर, ये नई डिबेट है। नहीं, ये कोई बात है जो नहीं पढ़ी, रेलेवेंट बात नहीं जनाब, ये तो आप अपनी वैसे ही डिसग्रेस कर रहे हैं। वैसे छोड़ेंगे आपने कोई। अच्छा, इस तरह करते हैं जी, वजाहत तलब कर लें, दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं जी। वजाहत तलब कर लें आप जी, वजाहत तलब करें सर, और उसका जवाब आएगा। जी सर, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इसको इस तरह ले लें कि इम्पोर्टेंट मीटिंग है, इम्पोर्टेंट आदमियों को हाजिर होना चाहिए। बिल्कुल, वजाहत तलब करें, वजाहत तलब कर लें और उसकी रीज़न बताएं। लेकिन अब ये जो पैराज हैं, नहीं, इसको डिस्कस नहीं करेंगे हम, चले ये कमेटी का है जी, ये फिर ये नहीं करेंगे डिस्कस, एहतजाजन हम नहीं डिस्कस। फिर आज नहीं, ये तो फिर इन्हीं के हैं, कोई 1-2 डिस्कस कर लें, देखते हैं फिर इनकी तैयारी इनके ना करें। सर ये बात सुने, ये पेज 138 तक है, कमेटी को दोबारा में ये बड़े मियाँ साहब आपकी तवज्जो चाहूँगा सर, ये जो पैराज है ना, ये वैसे काफ़ी सीरियस पैराज हैं, इस पे अगर उनको तो फिर टाइम इनका लंबा हो जाए। सर ये मैं इसमें अगर गुजारिश कर दूं तो अगर हम कल जी सर, मेरी एक सबमिशन है सर। सर ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट सर, मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ वाइस चांसलर की नॉन अपीयरेंस को सर, और डिपार्टमेंट अश्योर करता है सर इस अगस्त फोरम को कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सर ये चीज़ रिपीट नहीं होगी कि कोई हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट फॉर वेरी अननेचुरल और फॉर वेरी कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस वो यहाँ से गैर हाजिर हो सर। शाह जी बात ये नहीं है, देखें अगर वो नहीं आ सकते थे ना, आज मुझे CM ऑफिस से मुझे इंटीमेट किया गया, देखिए मुझे आपके स्पेशलाइज्ड सेक्रेटरी हेल्थ के जो स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जो सेक्रेटरी थे उनके बारे में मुझे CM ऑफिस से इंटीमेट किया गया, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने इंटीमेट किया कि आज वो नहीं आ सकेंगे। तो जब आप इतने वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जब वो इंटीमेट कर रही हैं
तो ये इतना हमें एक लेटर लिख देते 3 दिन पहले 4 दिन पहले कि हमारा ये मामला है, हम नहीं आ सकते, ये तो सर कोई जवाब नहीं ना। और दूसरा, आप इनकी जगह पे क्यों एक्सक्यूज करें जी? आपका तो कोई नहीं है ना जी। नहीं, तो जब इनको इन्फॉर्मेशन जाती है तो कौन इनको इन्फॉर्म करता है कि आपने पीएससी की अटेंड करनी है? सर लेटर भेजते हैं सर, डिपार्टमेंट की तरफ से सर लेटर जाता है इन्हें सर। और सर वजाहत तो कराएं, गलती हो रिटर्न वजाहत दें जी इस तरफ। बाकी फिर वो ने मियाँ साहब के कहने पे ही और निवानी साहब के कहने पे, दोनों सीनियर हैं, तो दरमियानी रास्ता यही निकाला है कि वजाहत आप लें जी सर। और फिर जिस तरह ये कमेटी कह रही है तो इन पैरास को आप हम पेंडिंग कर, ठीक है जी, ये तो ठीक है, आगे चलो। मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल सर, ये जी मैं वो कह दिए जी। नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਸਾਨੂੰ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान है जी, यहाँ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये ज़रा पूछ लीजिएगा। पैरा कौन सा है सर? पेज नंबर 138 है। 138 चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान। ये जो ग्रीन होगा ना, ये यहाँ से आपको पता चल जाएगा। 138 जी, ये आपको ना ग्रीन पेज नजर आएगा ना इसके अंदर मियां साहब। जी सर, अनऑथराइज पेमेंट ऑफ पेन अलाउंसेस सर, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का पैरा सर। सर ये तमाम रिकवरी हो गई और वेरीफाई कर ली हमने सर, रिकवरी हो गई है, वेरीफाई कर ली है सर कन्वेंस अलाउंस की मद में। हाँ तो सेटल करें जी, सेटल जी। नेक्स्ट नेक्स्ट है सर पेज नंबर 140 है सर, पैरा नंबर 19.4.4 लेस डिडक्शन ऑफ परमिसिबल टैक्सेस 3। जी सर पेज नंबर 140 सर। सर टैक्सेस की रिकवरी का पैरा है सर, 3.5 मिलियन की रिकवरी थी, जिसमें सर रिकवरी हो गई है 2.5 मिलियन की रिकवरी हो गई है। और बाकी सर इस टाइम जो अपडेट पोजीशन है सर 2,93,000 की रिकवरी वेरीफाई होने वाली है, बाकी रिकवरी वेरीफाई हो गई है सर। आउटली बोल, आपका माइक नहीं खुला यार, माइक खोले ना, आपका माइक उनका बंद है। हाँ अब सर टोटल रिकवरी जो थी ऑन अकाउंट ऑफ टैक्सेस थी वो थी टोटल 3.5 मिलियन की सर। इसमें से सर मेजर रिकवरी हो गई है और कुछ बकाया रिकवरी है वो हमने वेरीफाई करनी है, तकरीबन 2.5 लाख की रिकवरी। ये सर जो रिमेनिंग अमाउंट थी ना सर, जी 2,90,000 की रिकवरी सर बकाया, बाकी रिकवरी हो गई और वेरीफाई भी कर ली है सर। नहीं जवाब डिपार्टमेंट का तीन पार्ट्स हैं सर इस पैराग्राफ के सर। इसमें कुछ रिकवरी होनी थी सर सीपीआर की, कुछ रिकवरी होनी थी हमारी जो इनकम टैक्स है सर एम्प्लॉय से, वो रिकवर होना था सर। ये सर रिकवर तमाम अमाउंट हो गई है सर। लास्टली जब प्री पीएसी हुई थी तो इस वक्त इसमें 2,93,000 बकाया थे सर। चूँकि उनके पेरोल से काटने हैं तो पेरोल से काटने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है सर। इस वक्त एज वी स्पीक सर 47,000 सिर्फ रिकवरेबल अमाउंट बच गया सर, बाकी तमाम रिकवर हो चुका है सर आउट ऑफ 3.5 मिलियन सर। तो इसकी डेट हमें दे देना आप। जी सर वो बिल्कुल दे देते हैं सर। लिमिट सर उसमें से भी 47,000 में से 37,000 जिससे रिकवरी होनी है सर वो बंदा फौत हो गया सर। तो ये वी आर लेफ्ट विद ओनली 10,000 सर जो हम किसी के सैलरी से रिकवर करेंगे सर। इसको मेरा ख्याल है रिकवरी में 10,000 की करके सेटल। इसको सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन सर। जी हाँ नेक्स्ट है सर पेज नंबर 140, पेज नंबर 143। हाँ जी वो तो कर। अच्छा किसी मैं कह दूँ कि कोई माफ़ी का
करो ताकि उन्होंने बोझ तो उतरे नहीं मरण वाले सर मरण वाले की जड़ी रिकवरी है ना सर वो उसको जो है वो ख़त्म कर दिया जाए वो 37,000 ही है अमाउंट भी थोड़ी है कितने सर नेक्स्ट पेज है 143 है सर पैरा नंबर 19.4.3 सर ये पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग डॉक्टर्स से सर रिकवरी ऑन अकाउंट ऑफ रूम रेंट और यूटिलिटी चार्जेस बकाया थी 1.279 मिलियन इसमें से सिर्फ 1,11,000 की रिकवरी हुई है बाकी सारी रिकवरी सर पेंडिंग है सर अभी टोटल कितनी है जी सर ये सर रिकवरी की अमाउंट है सर जो हमारे यहाँ सर लेवल नहीं नेचर ऑफ रिकवरी क्या है ये सर जो हमारे FCPS के पार्ट 1 और FCPS जो सेकंड FCPS के लोग होते हैं लेवल 3 एंड लेवल 4 के वो जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं उनको सर अकोमोडेशन दी जाती है उनके कमरों का किराया है सर और उसमें ऑडिट की ऑब्जर्वेशन है कि उनसे यूटिलिटी चार्जेस भी लें अच्छा यानी वो बिजली और पानी अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो भी चार्जेस लिए जाएं सर इसमें गुजारिश ये है कि सर इसमें जो अमाउंट ऑफ रेंट है जो रिकवरेबल हो सकता है क्योंकि ये हर साल आते हैं और 5 साल के बाद पिछला बैच जो है हर साल यानी एक बैच निकलता है एक नया बैच इंडक्ट होता है सर नहीं तो इनकी पे वगैरह होती है या क्या स्टाइफन होता है क्या मिलता है एक वजीफा होता है सर इनका वजीफे में से क्या काटेंगे सर इशू सिर्फ यही है सर मेरे जो हमने लास्ट टाइम भी सबमिशन ये की थी सर कि इसमें और इनमें से आप मोस्टली लोग मैं आपको नहीं इसमें सच साहब आप रूल्स जो है ना उसे अमेंड करें ताकि ये जो है आउटस्टैंडिंग फिर ना ठहरे आप अगर स्टाइफन देते हैं तो उस स्टाइफन के अंदर इसे भी शामिल कर लें सर ये फाइनेंस इस बारे में अपनी को राय दें ये कोई रिकवरी इन टाइम नहीं हुई अब वो कमोडेट हो गई है तो वो चले गए स्टूडेंट्स ये उस वक्त देनी चाहिए थी अब सेक्रेटरी साहब इसमें मेरी एक ऑब्जर्वेशन है जो आप शायद उसमें क्लियर करें इसमें उनके जो वो वहाँ जिस में रहते हैं उसके बिजली उसके ये भी उसमें रिकवरी उसका भी बनती है तो मुझे ये बताएं कि आप कैसे असेस करेंगे कि 50 कमरे हैं और 4 में एक लड़के वो जो स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं तो उन्होंने कितनी बिजली खर्च की और दूसरों ने क्या किया उसका क्या सिस्टम होगा तो इसलिए मैं जैसे हाउस की ये राय है कि इसमें ऑलरेडी वो अपनी क्वालिफिकेशन बेहतर करने के लिए आते हैं हमें उनको हेल्प करना चाहिए ना कि उनको कोई उनके ऊपर रिकवरी डालनी चाहिए हाँ, मेरा ख्याल है आप रूल्स को अमेंड करवा लें या आपके जो रूल्स हैं उनको बना लें ये जो आते हैं ना हाँ उसको जो है ताकि उसके आपके एरियाज आउटस्टैंडिंग रहें इसमें मैं अपना जवाब आप इसमें आप क्या कर सकते हैं सर इसमें ना 2-3 चीज़ें मुमकिन है सर एक तो हम इदारे में सिंडिकेट्स को बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट को जो कि कानून के तहत एम्पावर्ड भी हैं सर उनको हमने हिदायत तो ज़रूर जारी कर दी हैं कि आप अपने अपने मुतलका बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट या सिंडिकेट में ये मामला रखें और वहाँ से एक वाज़ेह पॉलिसी लें कि लेवल 3 का स्टूडेंट होगा तो ये रूम रेंट होगा और उसका ये यूटिलिटी चार्जेस होंगे और उसका कोई मैकेनिज़्म भी डिवाइस करें कि कोई चेक मीटर लगेगा कोई उसका या फ्लैट रेट पे अगर आपने उनसे लेने हैं ऑन दी ओवरऑल जो भी एनर्जी चार्जेस आते हैं उस हॉस्टल के उसको अपॉर्शन किया जाएगा ऑन द नंबर ऑफ रेजिडेंट्स इक्वली और उसकी बुनियाद पे हम वो उनसे पैसे रिकवर करेंगे ये सर इंस्टीट्यूशंस को इंस्ट्रक्शंस तो हमने दे दिए हैं सर बट एज रिगार्ड्स दी प्रीवियस जो इस वक्त मौजूदा ऑडिट पैरा हमारे सामने है सर इसमें सर इंस्टीट्यूशन से भी हमने चेक किया कि ये लोग अब वहाँ पे नहीं है जिनसे अब रिकवरी करनी इनके खिलाफ एक कोर्स से मैयर किया जा सकता है सर कि हम स्टूडेंट्स हैं मेडिकल एंड पढ़ने के लिए आते हैं अगर कोई देखिए बात ये है ना ये फिर देखें सर इसमें अर्ज ये है कि आपका जो अपना सिंडिकेट है
सर उसमें ये केस गया है? सर बिल्कुल गया सर, और उसके हिसाब से वो कोई 300 रुपये रूम रेंट सर इनसे रिकवर भी किया गया और पर स्टूडेंट सर। नहीं, लेकिन उन्होंने क्यों नहीं ये सारा किया? देखिए ये जो 12 कितना है जी, 12 लाख समथिंग, तो क्या आपके सिंडिकेट को ये पावर्स नहीं है? जी सर बिल्कुल पावर है सर। ना असल में दिस इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी। जी सर, देखे ना, मैं वही मैं उधर ही आ रहा हूँ जी। ऑनरेबल चेयर, दिस इज सेल्फ कंट्राडिक्टरी। एक तरफ हम उन्हें स्टाइफन दे रहे हैं, दूसरी तरफ हम उनसे जो है ना वो रूम रेंट ले रहे हैं। या तो इसे एज ए पैकेज जो है ये स्टाइफन के अंदर शामिल करें, या इसका कोई और मैकेनिज्म बनाए। इस तरह तो वो बच्चे क्या देंगे सर इन्हें? उधर से ये पैरा हमारे पास आ गया है। अब सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, बात ये है कि इनका अपना सिंडिकेट जो है वो ये कर सकता है। सर बिल्कुल किया सर। तो उन्होंने क्यों नहीं किया? मैं सबमिट कर रहा हूँ सर कि सिंडिकेट ये एक ऐसा ग्रे एरिया है सर। सिंडिकेट को आज तक ये इंस्ट्रक्शंस नहीं थी इससे पहले कि रूम रेंट लेना है और यूटिलिटी चार्जेस भी लेने हैं। अब इसके अंदर सर जो मेजर वॉल्यूम है ना सर 12,79,000 में, वो मेजर चंक सर यूटिलिटी चार्जेस का। जहाँ तक रूम रेंट का ताल्लुक है सर, रूम रेंट सिंडिकेट्स ने डिसाइड करके रिकवर कर लिया हुआ है सर। जो रिमेनिंग अमाउंट है सर इसमें से मेजर चंक यूटिलिटी चार्जेस का है सर, जिसके ऊपर फाइनेंस की कोई ऐसी पॉलिसी, अगर फाइनेंस की कोई ऐसी पॉलिसी मौजूद थी तो सर हमें एजुकेट कर दें इस बारे में। लेकिन हमारे इंफॉर्मेशन में ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी कि सिंडिकेट ने इस पर डिसीजन लेना था। इसे इन्हें स्टाइफन कितना देते हैं आप? सर हम इन्हें सर बात यह है कि रूम रेंट अगर इन्होंने ले लिया है, रूम रेंट के अंदर सारी चीज़ें शामिल होती हैं। आप उसके अंदर शामिल करें फिर इसको बिजली के चार्जेस को भी। सर मैं तो ये कहूँगा गोइंग फॉरवर्ड तो सर जैसे आपने फरमाया। सेक्रेटरी साहब इसमें जितनी लंबी डिस्कशन करेंगे सर, गुजारिश ये है कि आइंदा ये अपनी पॉलिसी में सेटल करें और इसका इस ग्रे एरिया को वेव करें। इसको तय करें, ये जो पैर है इनको सेटल करें और आगे चलें। आप राइट ऑफ करवा रहे हैं सर। नहीं हम सेटल करेंगे सर, हम खुद कर सकते हैं। नहीं ये आप बोलें जी। सर गुजारिश ये है कि जिस तरह हाउस की सेंस है और डिपार्टमेंट भी कह रहा है, ये रिकवर नहीं हो सकती ना जी। बिल्कुल नहीं है वो। और ये मेरी राय है कि भी हमें भी नहीं डंडा लेके पीछे पड़ना चाहिए कि ठीक है ना सर, तो इसको हम सेटल कर लें। अच्छा, और आइंदा के लिए हम डिपार्टमेंट्स को आप कमेटी की तरफ से हो कि भी ये अपने रूल्स को अमेंड करें सर। यही मेरी तजवीज़ है सर। रिकमेंडेशन अगर देखें जो आपकी हैं सिंडिकेट, उसकी रिकमेंडेशन पे तो रखें ना। अब सारा हमारे ऊपर देखें, वो उनके पास हम मेरा जो है नहीं सर, रूल्स में पावर इस कमेटी के पास ही है और ऐसा कोई है भी नहीं। हम वो कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एक और अर्ज कर रहा हूँ ना जी कि अगर ये हम करते हैं जी सर, अगर इनकी अपनी, मेरा अर्ज करने का मतलब ये है कि ये प्रेसिडेंट बन जाएगी कि अगर ये अपनी इनकी सिंडिकेट ये कर सकती है, हमें करने में सेटल, आपने कह दिया सारे, ये एक समझे यूनानिमसली है सर। तो ये तो आपके पास इस किस्म के पैरे आते रहेंगे। अगर ये उधर खुद सब सेटल कर सकते हैं तो हमें डायरेक्शन हम ये दे रहे हैं कि सेटल कर सर। गुजारिश ये है कि ये पैरे एरिया एज पर द रूल्स आर कंसर्न्ड, रूल्स आर नॉट क्लियर अबाउट दिस, तो वहाँ पे तो सेटलमेंट हो नहीं सकती। पैरे इनके बन गए हैं, पैरा हम सेटल कर सकते हैं, डायरेक्शन दे सकते हैं कि इसके आप जो रूल्स अमेंड करें, या रूल्स के अंदर अगर एक तरफ गवर्नमेंट स्टाइफन दे रही है, एक तरफ उनसे दूसरी जेब से कहती है कि आप इसका रेंट दें, तो इसे इनकॉर्पोरेट कर लें, इकट्ठा पैकेज बना लें। टेक्निकली उन्होंने हमारे ऊपर फेंक दिया, ठीक है जी, पूरी नहीं हमारे पास नहीं। जब भी पैरा बनेगा वो तो हाउस में आएगा। आप इसको सेटल करना इस हाउस का काम है, और कोई ना डिपार्टमेंट कर सकता है ना सिंडिकेट कर सकता है। सर बात यह है कि ये पैरा है
वाली को सुन 21-22 का पहले, तो इसके बाद क्या 22-23 की क्या प्रैक्टिस है और 23-24 की क्या प्रैक्टिस चल रही है? वो बता रहे हैं। अच्छा सर, इसमें सर 2 पॉइंट्स हैं। पहली चीज़ तो है रूम रेंट में सर कुछ ऐसे लोग हैं जो 25 में भी रिजाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं कोई चले गए हैं। और दूसरी चीज़ है सर, ये फाइनेंस का रूल्स हैं ना बड़े क्लियर हैं। इसमें सर ये लिखा हुआ है 300 में भी चार्ज एज रूम रेंट मंथली सर, नॉट डेली, फ्रॉम द डॉक्टर रिजाइडिंग इन द हॉस्टल्स इन एडिशन टू यूटिलिटी चार्जेस। ये तो सर इट इज़ वेरी क्लियर। तो यूटिलिटी चार्जेस में जाहिर बात है कमरे में AC भी है, सब कुछ है, तो वो ये है सर, अब आपने फैसला करना है। मैंने आपको सिर्फ क्लैरिटी देनी थी कि रूल इज़ वेरी क्लियर सर। और सर इसमें ये सर रूम रेंट चार्जेस भी पेंडिंग थे पिछले 3 साल से, तो मैनेजमेंट को चाहिए था, मेरा ख्याल है ये कोई और इशू भी है, क्योंकि मैनेजमेंट को चाहिए था कि वो टाइमली रिकवर करते, एंड स्टिल इट इज़ बीइंग रिकवर्ड सर। मेरी ऑडिटर से गुजारिश है कि जरा हाउस को रिकमेंड कर दे कि ये रिकवरी कैसे होगी, कुछ सजेशन सर लोगों के नाम हैं, लोगों डॉक्टर्स के नाम हैं, उनके एड्रेसेस हैं, एवरीथिंग इज हेयर, और कुछ लोग अभी भी रिजाइड कर रहे हैं। सर मैं इसमें सबमिशन करूंगा कि सर DG साहब की ऑब्जर्वेशन अपनी जगह सर हमारे लिए काबिल सद एहतराम है सर, लेकिन सर ये लोग ये PG ट्रेनीज के खिलाफ एक और से मैयर हो सकता है सर कि हम PMDC को लिख दें कि इनकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दें, जो कि मैं समझता हूँ थोड़ा सा जालमाना होगा सर। और फिर जब ये लोग सर काम कर रहे होते हैं तो इनकी ड्यूटी 36 आवर्स ए डे चल रही होती हैं सर। फिर ये कौन देगा? नहीं, वन टाइम वेवर दे देना आप, और आइंदा के लिए उन्हें कह दें। ये वो आगे सारी प्रैक्टिस यही चल रही है। सर मियां साहब, मेरा क्वेश्चन यही है कि ये 21-22 का है, तो 22-23 और 23-24 में क्या प्रैक्टिस चल रही है? रूम रेंट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं? सर ले रहे हैं, उनसे रूम रेंट ले रहे हैं सर, और ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी ले रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी रिकवर हो रहे हैं सर, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड सर मुल्तान है, इस तरह डिस्ट्रिक्ट देखिए ये तो वो कौन सा इसमें सर एक साहब ये काफी फिर आपके आगे काफी इस किस्म के पैरे हैं। चेयरमैन साहब, इसमें इस हाउस को एक पॉलिसी डायरेक्शन देनी होगी कि जो पैरे हमारे पास हैं हम इसको सेटल करें, और आइंदा ये अपनी पॉलिसी बनाएं, और इनके बारे में जहाँ रूम रेंट है या हाउस उसका है उसी में कुछ 50 रुपए या 100 रुपये या 200 बढ़ा के उसी में जो यूटिलिटी बिल्स जो हैं वो वही डाल दें, ये सर फाइनेंस का भी आप रिकवर होता रहे। जी अच्छा सर, गुजारिश है ये एक निवानी साहब को भी दे देना ये। जी सर, ये मेरे नज़र के सामने आया है सर। इसका लास्ट लाइन है, इट हैज़ बीन फर्दर अप्रूव्ड दैट 300 मे बी चार्ज एज रूम रेंट फ्रॉम द डॉक्टर्स रिजाइडिंग इन द हॉस्टल इन एडिशन टू द यूटिलिटी चार्जेस। तो ये तो अगर 2015 में हुआ है तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका? सर ये 300 रुपीज़ चार्ज कर रहे हैं सर। ऑडिट का व्यू पॉइंट ये है कि ये यूटिलिटी चार्जेस ऑन टॉप ऑफ इट है, वो अलग से होंगे, एक्सक्लूडिंग दिस ये सिर्फ रूम रेंट है 300। इन एडिशन टू यूटिलिटी चार्जेस सर, इस पे क्लियर लिखा हुआ है सर। ये बेटे दिखाना, ये आसान अमाउंट पे ना जाए, एक प्रेसिडेंट पे जाए ना जी। क्लियर है कि भी उसमें यूटिलिटी चार्जेस। असल में सर आपकी बात ठीक है, ये राइट ऑफ का केस है। अगर आप राइट ऑफ करेंगे तो प्रेसिडेंट बहुत बड़ा बन जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा जी। तो आप सर इनको रिमांड बैक करें, ये VC साहब एक दफ़ा एफर्ट करके दिखाएंगे कि रिकवर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फिर नेक्स्ट दफ़ा बताएं आके। With the permission of the chairman, if I may say a few things. सर इसके अंदर सबसे बड़ा इशू तो यही आ रहा है कि ये अब 21-22 का ऑडिट ईयर है और इसकी SDAC की मीटिंग्स हुई नहीं है। ये सिर्फ आप मुल्तान के अंदर नहीं देख रहे, आप अगले पैराज हैं जी, सरगोदा के 4 उसके अंदर भी यही है, फिर मेयो हॉस्पिटल के जो हैं वो 22 पैराज हैं। तो प्रेसिडेंट SDAC की मीटिंग्स ही नहीं हो रही, तो जब तक ये टाइमली SDAC की मीटिंग्स नहीं होंगी ये इशू से रिजॉल्व नहीं होंगे। नंबर 1 SDAC की मीटिंग जो है ना सर, मैं कंप्लीट कर लूं, बिफोर पैरा होती है उस वक्त ये सेटल होंगे। वानी साहब अगर मैं कंप्लीट कर लूं सर, इसके अंदर सेकेंडली जो आपने जिस तरह बात की कि एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा और वो सिर्फ इस केस में नहीं होगा, वो पूरे पंजाब के अंदर लागू होगा, तो ये एक काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपके ऊपर आती है। तो सर इसके लिए मेरे ख्याल से कल मेरे तो नहीं सर हम भी उसमें आपके साथ शराकतदार हैं। सर इसके अंदर मैं ये रिकमेंड करूँगा कि हम लोग कोई पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करें। जब तक ये स्ट्रीमलाइन नहीं होगी तब तक ये इश्यूज जो हैं ये आते रहेंगे, हमारे पास रिकरिंग रहेंगे।
हाँ जी, इसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, उसके अंदर आप डायरेक्टिव्स दें। सर इसमें जब भी कोई जब भी कोई हाउस डिसीजन करता है साथ अगर डायरेक्शन दे दे तो वो कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और हमारी ये जिम्मेदारी है कि कोई भी इस तरह का डिस्प्यूट हो और कोई ऐसी ना रिकवरेबल अमाउंट हो और हम उसको अगर डिस्कस करके उसके साथ एग्री करते हैं तो कोई बम नहीं है जो हमारे ऊपर गिरेगा और हम इसको अथोराइज्ड हैं कि उसको सेटल करें। सेटल इस डायरेक्शन में करें कि आइंदा जो है इस तरह की पॉलिसी जो है इसको पॉलिसी को फाइनल करें और आइंदा इस तरह की कोई मैसेज ना। सर थैंक यू वेरी मच। सर गुजारिश ये है कि भी मेरी हम्बल सबमिशन है बिफोर दिस ऑनरेबल कमेटी, हमें कोई ऐसी प्रेसिडेंट सेट नहीं करनी चाहिए जो इन फ्यूचर भी हमें नो डाउट कि इस कमेटी के पास बेशुमार इख्तियारात हैं। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि यूनानिमसली ये कमेटी रेफर बैक करे थोड़ा सिंडिकेट, ठीक है, उनको बैक किया जाए, वो वहाँ पे फैसला करें। अच्छा और फिर हाँ जी, इसमें शाह जी एक सर मेरी भी सजेशन थी कि ये अगर यहाँ रह गया ना जी, फ्यूचर में भी ये रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसे डिटरमाइन करेंगे कोई डॉक्टर कितना रहा है, उसके जिम्मे कितना बिल है। तो ये जो बेसिक इनिशियल बिल है अगर 3000 है उसको 4000 करके बाकी चीजें इंक्लूड कर देनी चाहिए। सर मैं अर्ज करता हूँ इसमें आप इस तरह करें जी शाह जी, आप एफर्ट करके इसके राइट ऑफ की सिफारिशात वैलिड रीज़न के साथ वो कमेटी को भिजवाएं ना जी। यानी आप अगर इसको करना चाहते हैं, आप कम से कम आप एक ग्राउंड बनाएं, आप उधर, क्योंकि आपके महकमे का महकमा आप अपनी एफर्ट करे और एक वैलिड रीज़न हमें बताए फाइनेंस के साथ, इनके साथ बैठ के आपका ऑडिट है तो इसका, क्योंकि अगले जो पैरे आ रहे हैं उन पैराज में ये एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि हमें हर जगह पे फिर ये करना पड़ेगा कंटिन्यूसली ये। हाँ जी, तो ये चूँकि निवानी साहब का है तो इसीलिए हम यही कह रहे हैं कि आप अपनी एफर्ट करके अगर आप चाहते हैं कि राइट ऑफ हो तो ये हमें ये भिजवा। अच्छा सर, इसमें मेरी एक नोटिफिकेशन ऑलरेडी फाइनेंस और हेल्थ का हुआ है, उस पर भी इम्प्लीमेंट हो। अगर आज अब नेक्स्ट शुरू हो जाए तो नए बाय लॉज और लॉज की भी ज़रूरत नहीं है, उस पर भी मेरी राय है कि कमेटी एक डायरेक्शन दे कि भी उस पर अमल क्यों नहीं हो रहा और क्यों नहीं किया, शुरू होना चाहिए। सर गुजारिश ये है कि जैसे ये एक अदालत है जो अपना केस सुनती है और उसके बारे में एक फ़ैसला करती है। एक जज एक बंदे को सज़ाए मौत देता है, दूसरा जज उसी सिमिलर केस में उसको बरी कर देता है। कोई उसके ऊपर भी बम नहीं गिरता ना उसको बम गिरता है। ये जिस बात में आपको फाइनेंस वालों ने उलझा दिया है, कोई हमारे ऊपर कोई ये इस तरह का कोई नहीं हो जाएगा कि इन्होंने ये फ़ैसला किया। हम एक फ़ैसला करते हैं, साथ उसकी एक डायरेक्शन पास करते हैं कि हम इसको इस वजूहात की बुनियाद पे इसको सेटल कर रहे हैं, आइंदा इस तरह की प्रैक्टिस ना की जाए। ख़त्म। सर इसको आप कह दिया नहीं, जो आप में खौफ पैदा हो गया ना चेयरमैन साहब, आप समायत कमेटी में वो मैं रिलीज कर रहा हूँ। निवानी साहब मेरे ख्याल से जो है ये फोरम एक जो है ये एक है हेयरिंग कर रहा है केस की। ये जो पैरे हैं ये हम उसकी। निवानी साहब मेरे ख्याल से चेयरपर्सन की जो तजवीज़ थी वो काफ़ी अच्छी थी कि इसको हम एक अपॉर्चुनिटी यूज़ करके अगर महकमे से रिकमेंडेशन ग्राउंड बना लें ताकि परमानेंट एक सोल्यूशन आ जाए। अभी भी कह रहे हैं कि उनको सेटल करें, यही कहेंगे कि सेटल करेंगे। या ना डॉक्टर मिल नहीं रहे, कोई कहीं चला गया, कोई यही सिफारिशात हैं जिसको आज हम कंसीडर तरीके से आएगी। उसमें ये है कि ये दोबारा एफर्ट्स करके आए, जिस तरह चेयरमैन साहब ने कहा है कि इनको सेटल करें विद दी गारंटी कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। हमने ये पॉलिसी बना दी है। अच्छा, इसमें ये है कि एक आध पैरा है और ये को आप खुद देख, मेरी कोई तबीयत ख़राब थी, अगर मुझे या एक आखिरी देख लें, ये आखिरी है जिस तरह आपका हुक्म हो। नहीं तो राना साहब सीनियर हैं, निवानी साहब हैं, सिरदार शाहबुद्दीन साहब हैं, कोई इधर। सर जिस तरह आपका हुक्म हो सबका। नहीं सर नहीं है।
सर नेक्स्ट पेज है 146 है सर पेज चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान पैरा इज 19.4.8.30 सर इसमें कुछ ठेकेदारों को प्रोक्योरमेंट ऑर्डर्स दिए थे लेकिन वो टाइम पे सप्लाई ना करने की वजह से इन्फ्लेटेड रेट पे खरीदनी पड़ी मेडिसिन और कुछ गुड्स इसकी सर अमाउंट बनती है 1.2 मिलियन तो हमारा ये ऑब्जेक्शन है कि सर ठेकेदारों की CDRs भी नहीं फोरफीट की थी और उनसे लेट डिलीवरी चार्जेस जिन्होंने लेट डिलीवरी दी उनसे लेट डिलीवरी चार्जेस भी रिसीव नहीं किए थे सर तो ये अब महकमा बता देगा इस बारे में लेटेस्ट प्रोग्रेस सर सर इसमें रेलिवेंट बंदा कोई आया हुआ है जी सर हैं प्लीज़ करें ब्रीफ सर बिस्मिल्लाह सर फरहान सईद डायरेक्टर फाइनेंस चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान सर इसमें 8 कंट्रैक्टर थे सर जिन्होंने लेट चार्जेस दिए थे सर तो उसमें सर तमाम की LD चार्जेस डिडक्ट हो गए थे सर बिल्स में से बिल्स मैंने वेरीफाई पहले भी करवा दिए थे फिर प्री PAC की डायरेक्शन के ऊपर मैं दोबारा भी करवा के आया था और साथ एक लेटर भी दिया था जिसमें तमाम बिल्स इस वक्त भी मेरे पास अवेलेबल हैं ऑडिट की फाइल में भी अब अवेलेबल होंगे जिनमें LD चार्जेस कटे हुए हैं सर सॉरी फॉर इंटरप्ट यू आप डायरेक्टर फाइनेंस अपना पूरा तारुफ कराएं फरहान सईद डायरेक्टर फाइनेंस चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान चिल्ड्रन आपके हेड की MS साहब होते हैं डॉक्टर कमरान MS तो MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान MS चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान MS जी सर अच्छा योर गुड नेम डॉक्टर कामरान सर जी डॉक्टर कामरान सर डॉक्टर कामरान सर जी सर थैंक यू सर इसमें LD चार्जेस डिडक्ट हैं सर ऑडिट को बिल्स भी दे दिए थे वेरीफाई भी करवा दिए थे इस वक्त भी मेरे पास बिल्स अवेलेबल हैं सर उसके बाद रिस्क परचेज का फैक्टर था कि जितने दिनों कंट्रैक्टर ने लेट सप्लाई दी सर उसके दरमियान अगर हमने LP पे परचेज किए सर महंगी वो रिस्क परचेज भी हमने कंट्रैक्टर के बिल में से निकाल लिए डिडक्ट की हुई है सर मेरी सबमिशन ये वेरिफिकेशन जी सर जी हाँ वेरीफाई करवा दें हम वेरीफाई कर लेंगे अगर वेरीफाई करवाना चाहते हैं तो सर प्लीज सब्जेक्ट वेरिफिकेशन कर दें जी थैंक यू डायरेक्टर साहब आपने पहले ये वेरीफाई क्यों नहीं कराए सर मैं खुद वेरीफाई करवा के गया था शायद कोई उस वक्त मसरूफ थे ऑडिट ऑफिसर साहब इस वक्त भी उनके पास भी ये डाटा अवेलेबल होगा मैं दोबारा कब गए थे आप सर PAC से पहले गया था सर फर्स्ट PAC से पहले करवा के आया था सर मैं ये आपको वैसे करा लेने चाहिए थे सर थैंक यू सर ये लास्ट पैरा सर चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान का पेज नंबर 150 पे ब्लॉकेज ऑफ पब्लिक मनी टू परचेजेज विदाउट इमीडिएट रिक्वायरमेंट सर ये सर मुख्तलिफ चीज़ें की है सर रॉड ग्लव्स जाइलिन वगैरह इन्होंने परचेज़ किए थे लेकिन उसकी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट शो नहीं क्योंकि स्टॉक में अभी तक मौजूद थे जब हमने ऑडिट किया था सर थैंक यू सर ये ना 3 किस्म के थोड़ा सा सर मैं बैकग्राउंड इसका बता दूंगा सर आपको याद होगा सर कि 2020 के मार्च में सर कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी सर उसके बाद से सर एक बड़ा कोरोना की फर्स्ट वेव जब गुजरी सेकंड वेव स्टार्ट हुई थी 2021 में थर्ड वेव रादर सर तो उस वक्त सर मार्केट जो थी मेडिसिन की और डिस्पोजेबल्स की इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा हो गई थी सर फ्लक्चुएट कर रही थी रिलायबिलिटी नहीं थी उसके अंदर सर जो पेशेंट का टर्नआउट था इन दी हॉस्पिटल वो भी बड़ा अनप्रडिक्टेबल था सर इनिशियली इन द फर्स्ट वेव आपको याद होगा सर कि हॉस्पिटल्स में जनरली आउटडोर्स बंद हो गए थे सर और तमाम रेगुलर जो प्रोसीजर्स थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे प्लान्ड सर्जरी सस्पेंड हो गई थी इलेक्टिव प्रोसीजर सारे सस्पेंड हो गए थे सिर्फ वो लोग जाते थे जो कोविड पेशेंट्स थे पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जो कोविड रिलेटेड फैसिलिटीज़ दे रहे थे सर इस पीरियड में सर डिपार्टमेंट हैड वेरी डिफिकल्ट टाइम सर इन अरेंजिंग द मेडिसिन सर एक तो सर कॉस्ट एस्केलेट कर रही थी इम्पोर्टेड आइटम्स की और जो अवेलेबल थी उनके अंदर बिकॉज ऑफ फ्लक्चुएशन रैपिड फ्लक्चुएशन इन रुपी डॉलर एक्सचेंज रेट सर हमें बेड्स ही नहीं मिलती थी उस स्टेज पे सर डिपार्टमेंट ने एक टैसिट अंडरस्टैंडिंग भी दी अपने इंस्टीट्यूशंस को कि आप अपनी जितनी कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ज़रूर करें अगर किसी इंस्टीट्यूशन के पास सर उसकी ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा तो हमारी जो डेफिशिएंट होगी सर हेल्थ फैसिलिटी सिस्टर एंटिटी हम उसको वो स्टॉक ट्रांसफ़र कर सकते हैं ऑन नीड बेसिस
सर इस प्रेमिसेस या इस प्रमाइस की बेसिस पे सर ये 3-4 आइटम्स प्रोक्योर हुई, ये तमाम प्रोक्योर्ड आइटम सर इस्तेमाल हुई हैं, इनमें से एक भी एक्सपायर नहीं हुई सर, यूज़ हुई हैं। हाँ ये ज़रूर था कि सर इन एंटिसिपेशन बिकॉज ऑफ सर्टन एप्रीहेंशंस इन द मार्केट फ्लक्चुएशन ये प्रोक्योर की गई, बट नन वेंट वेस्टेड सर। ये अभी तक मौजूद हैं जी? सर ये इस्तेमाल हो गई, तमाम यूटिलाइज हो गई। में कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल आप सेटल कर सकते हैं। ठीक कर सर, थैंक यू जी। सर कल निश्तर हॉस्पिटल और कर लें अपना सेक्रेटरी ऑफिस के पैरस, क्योंकि पिछली दफ़ा वो पहले नंबर पे थे, उन पे ज़्यादा सबका कंसर्न था। अगर कल वो नहीं करेंगे तो फिर वो रह जाएंगे। नीचे परसों वाली